आज मैं लाई हूँ ईशा गिल की नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 73 एपिसोड। आप मुझे मेरे डैड और मम्मा के पास छोड़ आए बाबा। बस वही हैं जो मुझे कभी नहीं डांटे। कोई भी वहां मुझे कुछ नहीं कहता। वो हालांकि बराबर बेड पे चित लेटा छत पे नजरें टिकाए, हालांकि कुछ घंटे कबल कहीं तमाम बातों को सोच रहा था। अल्तमस जब उन लोगों के जाने के बाद कमरे में आया था तो हालांकि वो गुमसुम बैठा पाया। मनपसंद पास्ता उसके सामने पड़ा था, मगर रानिया और नरमीन की बातों से उसका दिल इतना बुरा हो गया था कि उसने पास्ते को मुंह तक न लगाया था। और वो पड़ा पड़ा ही ठंडा हो चुका था। बाबा की बुलबुल उदास क्यों बैठी है? वो सोफे पे उसके बराबर आ बैठा। रानिया पप्पू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं बाबा? मैंने तो कभी उन्हें कुछ नहीं कहा, हमेशा उनकी बात मानी है। उसकी आंखों में नमी उतर आई। अरे बाबा का प्यारा बच्चा, वो आपसे नफरत थोड़ी ना करती हैं, बस उनकी नेचर हम सबसे थोड़ी डिफरेंट है। वो बस खुद के साथ खुश रहती हैं। बोरिंग गर्ल। गो के उसे हालांकि बात से तकलीफ और अफसोस हुआ था कि रानिया क्यों इस मासूम का दिल दुखाती है, मगर वो हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुआ। मगर वो आपसे तो ऐसे बात नहीं करती जैसे मुझसे करती हैं। वो सब नोट करती थी, उसकी आंखें डबडबाई थी। हम उससे बड़े हैं ना, इसलिए डरती है, जबकि आप छोटी हो इसलिए रोब झाड़ती हैं, डांट डपट देती हैं। हालांकि ये बुरी बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझाऊंगा उसे। उसे पुचकारने लगा। नहीं, मैं जानती हूँ उन्हें, मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। आप मुझे मेरे डैड और मम्मा के पास छोड़ें आमिश पापा। बस वही हैं जो मुझे कभी नहीं डांटते। कोई भी वहां मुझे कुछ नहीं कहता। और अब कि उसकी आंखों से टप टप आंसू बह निकले थे, अल्तमश के दिल पे घौंसा बचा था। वो उसे यहाँ ले तो आया था, मगर पूरी तरह से उसे सबकी मोहब्बत और तवज्जो देने में नाकाम ठहरा था। क्या मुझे हाला को उसके माँ बाप के पास छोड़ आना चाहिए? रोती हुई हाला को देखकर उसने खुद से ये सवाल पूछा। मगर मैं भी तो उसका बाप हूँ, बल्कि मैं ही तो उसका बाप हूँ, मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? दिल फौरन ये जवाब बीच में ले आता था। नहीं, अभी वक्त ही कितना गुजरा है। अभी वक्त और गुजरना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, हाला भी और घर वाले भी। उसने खुद को समझाया। और सुजैन और अरहम का क्या? उनका क्या, जिन्होंने इतने साल उसे माँ बाप बनकर पाला और रोज उसकी याद में तड़पते हैं? कोई अंदर ही अंदर एहसासों मलामत करता था। वो भी संभल जाएंगे। संग दिलाना जवाब। बोले ना आमिश बाबा, कब आएंगे मेरे डैड और मामा? कब लेकर जाएंगे आपके उनके पास? जल्द आ जाएंगे। वही घिसा हुआ जवाब। कभी कभी मुझे लगता है जैसे डैड मामा और आप मुझसे झूठ बोलते हैं। वो बोली तो अल्तमश को झटका लगा। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? उसने ताज्जुब से पूछा। क्योंकि मेरे डैड और मामा कभी भी मुझे इतने दिनों के लिए खुद से दूर नहीं रख सकते। कभी भी मुझे किसी के घर इतने दिन नहीं रख सकते। उसका दिल नहीं मानता था। बेटा, उनकी मजबूरी है, बताया तो है उन्होंने। आप सिर्फ आपकी स्टडी की वजह से उन्होंने आपको पाकिस्तान रोके रखा है। वही पुराने झूठ, पुराने बहाने। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, फिर मुझे 1 वीक के लिए ऑफ होगा। तो तब क्या मैं उनके पास इतने दिनों के लिए जा सकती हूँ? अचानक से हाला को याद आया तो एकदम से सारी उदासी उड़न छू हो गई। फौरी तौर पे तो अल्तमश कोई जवाब ही न दे पाया। ये तो मैं आपकी डैड और मामा से पूछकर ही बता सकता हूँ। टालने का बहाना खूब था। खैर, अब ये रोना धोना बंद करो, बहुत रोती हो। और आप बहुत रोती हो आप। और चलो, अच्छे बच्चों की तरह ये सारा पास्ता फिनिश करो। और होमवर्क कर लिया था या नहीं? उसे आजकल मुकर्रम ही पढ़ा रहे थे, तभी वो नहीं जानता था कि उसने स्कूल का काम कर लिया या नहीं। जी, कर लिया, दादा जान ने सब पढ़ा दिया और आज तो स्टोरी भी सुनाई। वो रोना धोना भुलाए मजे से बताने लगी। दैट्स ग्रेट। बड़ी पक्की वाली दोस्ती हो गई है दादा जान से। ओहो, ये तो ठंडा हो गया। वो जो उसे चम्मच भर पास्ता खिलाने को था, बाउल उठाया तो ठंडा पाया। मैं अभी गर्म करवा के। इट्स ओके आमिश पापा, मैं ऐसे ही खा लूंगी। उसने रोक दिया। आर यू श्योर? टेस्ट स्पॉइल तो नहीं होगा? उसने पक्का करना चाहा। नो। हाला नफी में सर हिलाने लगी। तो फिर ये लो। वो उसे चम्मच भर भर के खिलाने लगा। कभी कभी मुझे लगता है जैसे डैड मामा और आप मुझसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि मेरे डैड और मामा कभी भी मुझे इतने दिनों के लिए खुद से दूर नहीं रख सकते। कभी भी मुझे किसी के घर इतने दिन नहीं रोक के रख सकते। मैं वाकई झूठ बोलता हूँ हाला। हर बार आपसे झूठ बोलता हूँ, क्योंकि सच तो बताने लायक ही नहीं। यही झूठ मुझे आपसे करीब रखे हुए है, और मुझ में आपको खुद से दूर रखने का हौसला नहीं है। वो आपके कुशन सीने से लगाए गहरी नींद सोई हाला को देख रहा था, जो सोती हुई और भी प्यारी लग रही थी। रात का ही वक्त होता था जब अल्तमश फुर्सत से बैठकर सोचता कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे हाला को वापस छोड़ना चाहिए? मगर जैसे सोई हुई हाला पे नजर पड़ती, उस पे बेतहाशा प्यार आता, क्योंकि वो सोती हुई लगती ही इतनी प्यारी थी। और तब सारे सवाल पीछे रह जाते और वो सब भुलाए। बस ये याद रखता कि हाला बस बेटी है। हाला बस मेरी बेटी है। काश वो कभी दिन भी
वो दिन में भी फुर्सत से सोचे ताकि सोती हुई मजीद प्यारी लगती हाला उस वक्त आंखों के सामने ना हो और उसके लिए फैसला करना आसान हो जाए। एक तरफ हाला है तो दूसरी तरफ महजबीन, और और उन दोनों के बीच कहीं एजल। हाला और एजल की सोचें भी पीछा नहीं छोड़ती थी, और अब महजबीन की जात भी उनमें इजाफा कर दिया गया था। एक बार शायद मेरा महजबीन से बात करना जरूरी है। लेटे लेटे उसे ख्याल आया, और फिर उसने इस ख्याल पे अमल करने का सोचा। क्या बात करनी थी उसे महजबीन से? वो पिछले कई घंटों से स्टडी में ही बंद था। कमरे में जाने और शहजीन की सूरत देखने का उसका कतई इरादा नहीं था। ना ही शहजीन ने स्टडी में झांका था। वो वहां तपी पड़ी थी और हारिस यहाँ। शहजीन की बेहसी ने उसका अंदर तक जला कर रख डाला था। वजूद के अंदर से सुलग कर धुएं निकल रहे थे। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये वो अल्फाज थे जो इस दिमाग को झंझोड़ कर रख चुके थे। कैसी औरत थी वो! उसे शर्म आ रही थी ऐसी औरत पे। वो इस कदर परेशान था कि कब से आया अनम का मैसेज तक ना देखा। इस वक्त वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। जब वो अनम से ढंग से बात ही ना कर पाता, उल्टा वो उसकी परेशानी भांप के खुद भी परेशान हो जाती, तो उससे मैसेज ना देखना ही मुनासिब समझा। अनम ने उसे एजाज के मुतालिक बताने के लिए मैसेज किया था कि बाबा एजल को माफ कर चुके हैं, मगर ये बात लबों से अदा करने में झिझक रहे थे। अब वो वक्त दूर नहीं जब वो एजल से ताल्लुक वापस जोड़ लेंगे। अपने थे ही उसने हारिस को एजाज का बताने के लिए मैसेज किया था, मगर क्या सिर्फ इसीलिए किया था, या इस बहाने वो हारिस से बात भी करना चाहती थी। वहां वो मोबाइल हाथ में लिए हारिस के जवाब की मुंतजिर बैठी जाग रही थी, जबकि यहाँ वो कब से मैसेज देखकर मोबाइल परे डाल चुका था। उसने कहा था कि वो अनम को सुनने के लिए हर वक्त मुयस्सर रहेगा, मगर आज उसे जरूरत थी कि कोई उसे भी सुनता, मगर कोई ऐसा था ही नहीं उसके पास जो वो जिसे वो अब इतनी बड़ी बात बता सकता, सवाए माँ के। और माँ उल्टा उसे समझाने लग जाती थी। वो कुर्सी पे बैठा था और अब आंखें मूंदे वहीं टेबल पे सर रख गया। आगा फारिस एजल को बाहों में उठाए कमरे में लाए और उसे आहिस्तगी से बेड पे लेटाया। उस पे कंबल ओढ़ाया और खुद वॉशरूम चले गए। एजल कुछ वक्त कबल अपने बदन पे टूटी उनकी शिद्दतों को याद करके शर्माए जा रहे थे, जबकि वो उसके सामने नहीं थे। 10 मिनट की तवज्जो के बाद भी उसकी जान खलासी नहीं हो पाई थी। इन 10 मिनटों में वो आगा फारिस के ख्वाबदीदा अरमान जगा चुकी थी, और उसे अंदाजा ही ना हुआ। अंदाजा तो तब हुआ जब उनकी गिरफ्त मजबूत तर होती गई और एजल के फरार के तमाम रास्ते बंद हो गए। उन्होंने अपनी शिद्दतें पूरी करके ही दम लिया। एजल ने वॉल क्लॉक पर नजर डाली, जो पौना 1 बजा रही थी। नींद तो आंखों से फरार थी, सो उसने यूं ही साइड टेबल पे पड़ा मोबाइल उठा लिया कि आगा फारिस के आने तक टाइम पास कर ले। मगर जब मोबाइल खोला तो सामने अनम का मैसेज आया पड़ा था, जो तकरीबन 11 बजे के करीब किया गया था। उसने सोचा कि शायद अनम ने उसके सुबह वाले मैसेज का अब जाकर जवाब दिया, सो मैसेज ओपन करके पढ़ने लगी। मगर जैसे जैसे पढ़ती गई, उसकी आंखें नम और चेहरा तर होता गया। बाबा तुम्हें मिस करते हैं एजल। कहते नहीं है मगर तुम्हारी आवाज सुनने को तरसते हैं। कहते नहीं है मगर तुम्हें देखने को भी इतना ही तरसते हैं। वो सफाक नहीं है, वो बेहिस नहीं है, वो संगदिल या बेरहम नहीं है। वो हमारे टूट कर मोहब्बत करने वाले बाप हैं एजल। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर उन्हें बताओ कि तुम भी उन्हें कितना मिस करती हो। तुम भी उन्हें सुनने और देखने के लिए तरसती हो। तुम भी उनकी माफी को कितना तड़पती हो। एक बार कहो उनसे कि तुम्हें फिर से बेटी कहें। कॉल करो, टेक्स्ट करो, या फिर वॉइस नोट, मगर उन्हें कहो कि तुम्हें एक बार बेटी कहें। उसके आंसुओं से मोबाइल की स्क्रीन पे भीग चुकी थी, मगर वो अभी तक उन आखिरी लफ्जों पे ठहर सी गई। उनसे कहो कि तुम्हें एक बार फिर से बेटी कहें। ये एक ऐसा लफ्ज था जिसे अगर वो तड़प कर अदा कर देते तो सारे गिले शिकवे, नाराजगी और गुस्सा वहीं दफन हो जाता। तभी अनम ने ये जुमला खास तौर पे ये बोलने को कहा। मैं मैं बाबा को कैसे बोलूं? मैं कैसे बात कर पाऊंगी उनसे? क्या वो मेरी कॉल उठाएंगे? नहीं, वो नहीं उठाएंगे। क्या वो मेरा मैसेज पढ़ेंगे? मगर नहीं। मैसेज मैसेज से मेरे लफ्जों की तकलीफ का एहसास ठीक से कैसे होगा? तो क्या मैं वॉइस नोट करूं? वो रोती हुई उलझी सुलझी से मोबाइल हाथ में लिए शशोपेश में मुब्तला थे। आगा फारिस अभी तक वॉशरूम में थे, और उनके सामने वो कैसे मैसेज कर पाते? क्या करे वो? रहने दे? नहीं, उसे बताना था कि वो कितना तड़पती है उनके लिए। आखिर उसने मजीद वक्त बर्बाद किए बिना व्हाट्सएप पे बाप की चैट खोली। पुराने मोबाइल में मौजूद ये पुरानी चैट थी, जिसे सुबह भी पढ़कर वो ज़ारो कतार रोई थी। बब उसने माइक पे थंब से टच किया और बाप को पुकारना चाहा, मगर ढंग से लबों से लफ्ज बाबा तक न निकल सका। उसने वो नोट साया किया और दोबारा वही अमल करती बोली, बाबा। अब की बार लफ्ज तो अदा हो गया, मगर उसके बाद कितनी ही देर खामोशी छा गई। वे कुछ बोल ही ना सकी, और ये फिर नोट भी जाया कर दिया गया। तीसरी बार उसने कंबल लिया, मुंह के आगे रखा और घुट घुट कर रोती गई। जब आंसू की शिद्दत में कमी आई, फिर हलक में अटके आंसू बह गए, तो उसने तीसरी कोशिश के लिए खुद को तैयार किया।
माइक पे टच किया और मोबाइल लबों के करीब लाती बोली, बाबा, बाबा जान। इसके बाद भी चंद लम्हे खामोशी, फिर सिसकियों की नजर हुए, मगर इस नोट को जाया करने के बजाय उसने उसी खामोशी के बाद बात जारी रखी, आई मिस यू टू बाबा। और इसके बाद वो घुट घुट कर रो पड़े। नहीं, उससे नहीं हो पाएगा। वो इससे ज्यादा अपने बाप को अपना दर्द नहीं दिखा सकेगी। उसने मोबाइल बंद किया और परे रख दिया और चेहरा हाथों में छुपाए रोती चली गई। वॉइस नोट जा चुका था और वो इस बात से बेखबर थी कि अब तक वो पढ़ा भी जा चुका है और पढ़ने वाले की हालत उससे कहीं ज्यादा तकलीफदा हो चुकी है। आज तो अब जाकर बिजनेस की टेंशन लेने का कोई इरादा नहीं है ना? नादिया बिस्तर पे लेटी तो उनसे पूछा। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तबीयत काफी सुस्त सुस्त है, गुनोदगी सी छा रही है, मैं सोना चाहता हूँ। उन्होंने कंबल अपने ऊपर मजीद तानते हुए कहा। अल्लाह करे सुबह तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। खैर, सोएं आप आराम से। नादिया दुआ करती उनकी जानिब करवट लिए लेट गई। उन पर जाहिर करने की खातिर कुछ देर के लिए एजाज भी आंखें मौत गई। तकरीबन 20 मिनट बाद नादिया ने करवट बदल ली तो उन्होंने आंखें खोल ली। नादिया सो चुकी थी और वो जागे होने के बावजूद भी जाग चुके थे। आज फिर नींद आंखों से परे थी। उन्होंने मचल कर मोबाइल उठाया और आज फिर बेटी की सूरत देखना चाही, मगर इससे कबल की एक मैसेज उन्हें मसूल हुआ। वो कोई मैसेज पढ़ने के मूड में ना थे, तभी नोटिफिकेशन परे करना चाहा, मगर जैसे ही नजर नाम पे पड़ी हाथ वहीं मंजमद हो गए। वो एजल का मैसेज था जो व्हाट्सएप पे उन्हें मसूल हुआ था। एक पल के लिए तो उन्हें यकीन आया और जब आया तो कितने ही लम्हे उस नाम को तकने में गुजर गए कि मैसेज खोलने की होश ही ना रही। जब होश आई तो हाथों ने उसके मैसेज को खोला। हाथों की यह हरकत बेसाख्ता थी। सामने वॉइस नोट था। वो नहीं जानते थे कि इसमें क्या होगा, उसने क्या कहा होगा, मगर वो ये जरूर जानते थे कि भले ही वो खाली नोट हो, महज खामोशी पे मुश्तमिल हो, तो भी वो जरूर तड़प तड़प उठने वाले थे। पहले तो वो सुनने ना सुनने की कैफियत में घिरे रहे, मगर फिर सब्र ना हो पाया तो बेचैनी से नोट प्ले किया। जैसे ही प्ले किया, एजल की आंख आंसुओं से तर पुकार उनकी समातों से टकराई और इस लम्हे जैसे उनकी पूरी दुनिया थम गई हो, वक्त रुक गया हो और आसपास की बाकी आवाजें गूंगी हो गई हो। जो खिड़की से पार हुआ और पत्तों जो खिड़की से पार हवा और पत्तों की सरसराहट की सी थी। बस एक आवाज सुनाई दे रही थी, बाबा, बाबा जान। ये पुकार उनका दिल लहूलुहान कर गई। तकलीफ दो बार हुई। ये पुकार जितनी उनके लिए सुकून का बायस थी, उतनी ही तकलीफ का भी, क्योंकि पुकारने वाली उनके पास नहीं थी। इस पुकार के बाद एक तवील वक्फा खामोशी की नजर हुआ। वो समझ सकते थे कि वो कितनी वक्त दिक्कत से बोल पा रही है। अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे। आई मिस यू टू बाबा रही सही जो बर्दाश्त की कसर थी, वो इस जुमले ने पूरी कर दी। एजल ने उन पे जाहिर कर दिया कि वो अनजान नहीं है इस बात से कि वो उन्हें कितना मिस कर रहे हैं। वो तो उसे नहीं बता पाए थे, मगर आज एजल ने उन्हें जरूर बता दिया था। बाबा की जान। एक मोती टूटकर उनकी आंख से बहा और फिर वो रुके नहीं और बार बार इस वॉइस नोट को प्ले करके सुनते रहे। गुजरी 2-3 रातों में से ये रात उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली थी, उसका उन्हें बखूबी अंदाजा था। पहले तो वो 1 डेढ़ महीना ना एजल को देख सके, ना उसे सुन सके। तभी दिल पे रखा पत्थर पूरे जी जान से वहीं जमा रहा। मगर फिर उन्होंने अनम के मोबाइल पे एजल की तस्वीर देखी। दिल कमजोर पड़ा, पत्थर जरा सा सरका। फिर वो एजल के कमरे में गए और रात कितनी देर वहां बैठे उसकी चीजों को तकते रहे। दिल तड़पा था, पत्थर मजीद सरकने लगा। फिर कल उससे मुलाकात हो गई, उसे अपने करीब अपने सामने देखा। वो उनके पीछे दौड़ के आई और तड़प कर उन्हें पुकारा। उनके सामने रोई तो उनका दिल मुट्ठी में जकड़ा गया और धीरे धीरे पिसता चला गया। और फिर पत्थर दिल के आखिरी किनारे तक आ टिका कि जरा सा हाथ लगता तो गिर पड़ता। और आज आज उसने जो अल्फाज उन तक पहुंचाए, उसके बाद से किनारे पे टिका वो पत्थर पूरी तरह से सरक चुका था, झूलता हुआ कहीं दूर जा गिरा था। वो मोबाइल स्पीकर से उभरती मध्यम आवाज कानों से जोड़े सुन रहे थे। जब नादिया थोड़ा सा कसमसाई तो एजाज ने इस आवाज को वहीं रोक डाला, मगर मोबाइल को खुद से दूर ना किया, क्योंकि उसमें एजल की पुकार महफूज थी। उन्होंने मोबाइल सीने से लगाकर आंखें मूंद डाली। मोबाइल खामोश था। मोबाइल खामोश था फिर भी। आई मिस यू टू बाबा जैसे अल्फाज उनकी समातों में मुसलसल गूंजते रहे। मिस यू बाबा की जान। उनके लबों में हल्की सी जंबिश हुई और फिर बिल्कुल सकूत छा गया। सॉरी जान, मैं शावर लेने लग गया था। सोचा क्या सुबह उठ के शावर लेना, अभी ले लूं। वो वॉशरूम का दरवाजा खोले बाहर निकले और हेजल के आंसुओं से अनजान अपनी ही जून में बोलते बालों को खुश करते ड्रेसिंग की तरफ बढ़े। उन्हें सुबह ऑफिस जाने से कबल शावर लेकर फ्रेश होने की आदत थी और अक्सर वापस आकर भी दिन भर की थकावट वो शावर लेकर दूर करते। तभी वो सुबह की बजाय अभी शावर लेकर आरामदा हो गए और उनकी इतने वक्त की गैर मौजूदगी में हेजल बाप को 2 लफ्ज भेजने के बाद खुलकर रो भी चुकी थी। वैसे जब तक मैं ना तुम्हारे साथ लेटूं तुम्हें भी नींद नहीं आती।
बस थोड़ा वेट करो, बाल खुश करके तुम्हारे पास ही आ। बोलते-बोलते उनकी नज़र आईने से नज़र आती, सर झुकाए, नाखून खुरोचती एज़िल पे पड़ी, तो बाल रगड़ते हाथ वहीं थमे। उन्होंने तौलिया वहीं फेंका और उसके पास चले आए। "एज़ू, क्या हुआ मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो?" उन्होंने फ़िक्रमंदी से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा, तो उसने खामोशी से अपना मोबाइल उनके आगे रख दिया। वो ना समझे, मगर फिर जब अनलॉक करके देखा, तो सामने व्हाट्सएप की तमाम चैट्स मौजूद थी। सबसे ऊपर एजाज का नंबर था, जो बाबा जान के नाम से सेव था, और इस पे चंद मिनट कबल ही एक वॉइस नोट भेजा गया था। इसमें क्या था क्या नहीं, ये वो नहीं जानते थे, मगर उन्हें सुनकर तकलीफ होती, इसीलिए उसे खोल ना पाए। उन्होंने मोबाइल वापस रखना चाहा, मगर इससे नीचे ही अनम की चैट थी, जहाँ लिखा था, बाबा तुम्हें मिस करते हैं ऐसल। इस जुमले पे उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगी। इससे आगे पढ़ने के लिए उन्हें मैसेज खोलना पड़ा, और जैसे जैसे पढ़ते गए, उन्हें एजल के आंसुओं की वजह समझ में आती गई। उन्होंने खामोशी से मोबाइल वापस रखा और एजल के हाथों को थामते बोले, मैं नहीं जानता कि अनम ने तुम्हें सही मशवरा दिया या नहीं, ये तुमने इसके मशवरे पे अमल करके ठीक किया या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ऐसा करने से मेरी बीवी को बहुत तकलीफ पहुंची है, और ये तकलीफ मेरे लिए बहुत बड़ी है। वो उसकी सुर्ख पड़ती आंखों में देखकर बोले, तो तकलीफ की लहर उनके अपने अंदर दौड़ गई। मैं ठीक हूँ आगा। वो आगे खिसकी और किसी छोटे बच्चे की तरफ उनके बरहना सर सीने से जा लगी, जबकि आगा फारिस को लगा जैसे उन्होंने किसी तनूर को इतराफ बाजो हाल किए हों। मैं जानता हूँ तुम ठीक नहीं हो, बल्कि हम दोनों जानते हैं कि तुम इस वक्त ठीक नहीं हो। वो उसके बाल सहलाते बोले, आप हैं तो सब ठीक है। वो शायद बात नहीं करना चाहती थी बाप के बारे में, क्योंकि एक बार कर दी तो फिर उसके लिए अपने आंसुओं को रोकना मुश्किल हो जाना था। और मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी मुश्किल और तकलीफ में तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने हमेशा उसके साथ होने का यकीन दिलाना चाहा, ताकि उसकी तकलीफ कदरे कम हो। अब उसके साथ ऐसा क्यों होने लगा था? जब से आगा फारिस से मोहब्बत हुई थी, तब से खुशियां सिर्फ कुछ वक्त की मेहमान बनकर उसके पास आती थी। जरा खुशी से मुलाकात होती, तभी कोई ना कोई गम मुंह उठाए मुदाखलत करने चला आता। डोंट क्राई हेज़ल, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हर काम के लिए वक़्त, कोशिश और मेहनत दरकार होती है। तुम मामू जान को मनाने की कोशिश करने के साथ-साथ इंतज़ार भी कर रही हो, और ये दोनों रायगा नहीं जाएँगे। मेरे मामू जान इतने सख्त दिल के हरगिज़ नहीं हैं। उन्होंने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोले, बाबा मुझसे कभी इतना सख्त खफ़ा नहीं हुए। मुझसे उनकी इतनी भारी नाराज़गी नहीं सही जाती। मैं सोचती हूँ, अगर आप ही और मामा भी खुद को मुझसे दूर कर लेते, तो मैं तो मर ही जाती आगा। मैं ज़िंदा कैसे रहती? वो तकलीफ की इंतहा लिए बोली, तो आगा फारिस का दिल तड़प उठा। डोंट से दिस एजल, प्लीज। ऐसी बातें करके मुझे तो तकलीफ मत दो। मैंने बहुत मुश्किलों से तुम्हें पाया है। अब तुम्हें खोने का हौसला नहीं है मुझ में, बल्कि हौसला तो कभी भी नहीं था। उन्होंने तड़प कर रिक्वेस्ट की, तो एजल को एहसास हुआ कि वो ऐसा करके उन्हें भी तकलीफ पहुंचा रही है। आई एम सॉरी आगा, दोबारा ऐसा नहीं कहूंगी। उसने सॉरी करते हुए अपने चेहरे पे टिका इनका हाथ पकड़ के लबों से लगाया। कहना भी नहीं, तुम्हारे ये जालिम अल्फाज मेरी रूह घायल कर जाते हैं, मेरा दिल चीर जाते हैं। तुम तो मेरा सब कुछ हो एजल, तुम्हें मैं ताउम्र खुद में बसा के रखना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ यार। वो बेबस से कहते उसके शाने से माथा टिका गया, तो एजल की तकलीफ में और भी इजाफा हो गया, कि अपने साथ साथ उन्हें भी तकलीफ दे रही है। मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी आगा, क्योंकि एजल भी आपके बगैर नहीं, कुछ नहीं। आप भी मेरे लिए मेरा सब कुछ है आका, नहीं रह सकती मैं आपके बगैर। वो एक हाथ उनकी गर्दन पे, जबकि दूसरा सर पे रखे उनके बालों में उंगलियां फेरने लगी। आई एम सॉरी, मैंने अपनी बातों से तुम्हें मजीद इमोशनल कर दिया। बातें कहाँ का रुख रुख इख्तियार कर गई थी, ये एहसास होते ही उन्होंने सर उठाकर सो दिया। आप तो मेरा सुकून है आगा, आप मेरे लिए तकलीफ का बायस कैसे हो सकते हैं? एजल ने उनका उठा सर वापस अपने शाने से लगाया। अब अब कब तक करती रहोगी जवाब का इंतजार? कुछ देर गुजरी तो उन्होंने सर उठाकर पूछा। बात जहाँ रुकी थी वहीं से शुरू हो गई। मैं नहीं जानती कि वो जवाब देंगे या नहीं। उन्होंने मेरा मैसेज सुन लिया है। मेरे लिए यही बहुत है। मैंने अपनी तड़प उन तक पहुंचा दी है, और उन्होंने महसूस कर लिया है, ये काफी है। आप ठीक कहते हैं। हर काम में वक्त दरकार होता है, और मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। उम्मीद बरकरार है मेरी। मेरे बाबा मुझे वापस जरूर पुकारेंगे। वो बहुत उम्मीद से बोली, और अपने आंसुओं को आस्तीन से पहुंचा। दिल अभी भी नाजुक है, या बाकी मजबूत करके बोल रही हो? वह बगौर उसका चेहरा देखते बोले, एजल ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है आगा। ये आप भी जानती हैं। एजल अब कमजोर नहीं रही। हर दर्द सह जाएगी, हर तकलीफ से मुकाबला कर सकती है वो भी हिम्मत और हौसले के साथ। वो मजबूती से बोली, ये तो सच था कि उसने वाकई बहुत तकलीफें उठाई थी, और आगा फारिस से ज्यादा ये बात कौन जान सकता था। इसी शख्स के पीछे ही तो अजियत काटी थी उसने। मगर वो ये भी जानते थे कि एजल खुद को उनके सामने कितना भी मजबूत जाहिर क्यों ना कर ले, अंदर से वो आज भी उतनी ही कमजोर है।
वो देख रहे थे कि वो महज इसलिए खुद को मजबूत जाहिर कर रही है ताकि उसे इस तरह देखकर उसके शौहर को तकलीफ ना पहुंचती रहे। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी एजू बहुत स्ट्रांग है। वो मुस्कुरा कर उसके गाल थपथपाते बोले, और पूरी उम्मीद भी थी। वो आंखों में उम्मीद लिए बोली, ये उम्मीद बहुत जल्द भर आएगी। उन्होंने उसे यकीन दिलाया और दिल में दुआ भी की कि अब सच में जल्द से जल्द ऐसा हो जाए। उससे कबल की इंतजार तवेल हो और एजल की उम्मीद टूटने के साथ साथ दिल भी टूट जाए। आप तो मेरे साथ हैं ना हमेशा? किसी हदशे के तहत उसने पूछा। आखिरी सांस तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। वो शरारत भरी मुस्कान लिए बोले, तो बस फिर मैं जी लूंगी आपके साथ के सहारे। ये सहारा ही मेरी जिंदगी है। वो इनके बाजू को थामते शाने से सर टिकाकर आंखें मौन गई, जबकि आगा फारिज उसकी बात पे गौर करने लगे। क्या वो ये कह रही थी कि अगर उसकी उम्मीद टूट गई और उसे अपना खोया बाप कभी वापस ना मिला, तो अब वो अपनी मोहब्बत के साथ के सहारे जी लेगी, कि ये साथ उसके लिए सब कुछ है? उसका अंदर इस कदर जल रहा था कि जी चाह रहा था अंदर उठती आग से इस पूरे कमरे की एक एक चीज को राख कर डाले। वो बालों को मुट्ठियों में जकड़े जबड़े बींचे बैठी हुई थी। अचानक किसी ख्याल के तहत वो चौंकी और अपना मोबाइल तलाश किया, जो सरहाने के पास ही मिल गया। 1:30 बज रहा था, मगर वो जानती थी कि वो शख्स जाग रहा होगा। उसने मोबाइल पकड़ा और एक नंबर मिला दिया। बेल जा रही थी और वो कॉल पिक करने की मुंतजिर बैठी थी। चौथी बेल पे कॉल उठा ली गई। अहम अहम, खैरियत, आज इस वक्त मुझे कहाँ से याद कर लिया गया? कॉल पिक होते ही दूसरी जानब से एक खुशगवार आवाज सुनाई दी, जो नींद से आ रही थी। मुझे तुमसे मिलना है यावर, कहाँ मिल सकती हूँ? उसने सवाल का जवाब देने की बजाय वो बात कही जिसके लिए फोन किया था। खैर तो है, इस वक्त क्यों मिलना चाह रही हो? इज एवरीथिंग ओके? उसने लहजे में मसनूई फिक्रमंदी पैदा करते हुए पूछा। इसी वक्त नहीं, कल। मगर कहाँ, ये तुम मुझे बताओ। मगर ये बताओ क्या बात है जो मिलना चाह रही हो? सब ठीक तो है ना? 1 मिनट, तुम्हारी कहीं अपने शोहर से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? यावर ने फिर से सबब पूछा। सब बताऊंगी, मगर अभी नहीं। गो कि वो बहुत डिस्टर्ब थी, मगर बात मिलकर ही करना चाहती थी। ठीक है, कल ऐसा करना, मेरे घर आ जाना। अब की यावर ने दोबारा इस्तफसार ना किया। ओके, इतना कहकर उसने कॉल काट दी। अब क्या मुसीबत आन पड़ी जो मुझे याद कर लिया? यावर ने फिक्रमंदी से बड़बड़ाते हुए सोचा। फिक्र उसे शहजीन की नहीं थी, फिक्र उसे अपनी थी कि कहीं उसके इरादों की तो उसे भनक नहीं पड़ गई, कहीं उसका प्लान फेल तो नहीं हो जाएगा। हारिस अपने कमरे में आया तो शहजीन को मुंह तक कंबल ताने लेटा पाया। नामालूम वो जाग रही थी या सो रही थी। हारिस को गर्ज भी ना थी। वो बस खामोशी से आया, वार्डरोब से अपने कपड़े लिए वॉशरूम चला गया। जब निकला तो शहजीन को बेड के साथ टेक लगाए बैठा पाया। उसकी तबीयत नासाज लग रही थी, मगर हारिस चूंकि उससे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए हाल तक न पूछा। वो आईने के रूबरू आया और रोज की तरह अपने बाल संवारने लगा, परफ्यूम की खुशबू से खुद को भिगोने लगा, घड़ी पहनने लगा, जबकि शहजीन चुभती निगाहों से उसे देखती रही। उसकी खामोशी हारिस को बहुत खल रही थी, क्योंकि यूं लगता था जैसे ये तूफान से पहले की खामोशी हो। मगर शुक्र ही था कि चुप थी। वो चुप थी क्योंकि यावर से मिलने से कबल हारिस से कोई बहस तमाशा नहीं चाहती थी। वो कोई अमन पसंद तो हरगिज ना थी, बस मतलब को चुप थी। हॉस्पिटल जा रहे हो? आखिर उसने उस खामोशी को तोड़ा, मगर ये सवाल भी मतलब के तहत किया गया था। जहन्नुम में जा रहा हूँ। वो एक सुलगती निगाह शहजीन पर डाले घड़ी का हुक बंद करने लगा। जहन्नुम में तो तुम इस वक्त मेरे साथ ही रह रहे हो। नहीं? उसने भी एक जली मुस्कान हारिस के सुपुर्द की। राइट, वो तंजिया बोला। तो फिर छोड़ दो मुझे, छुटकारा पा लो इस जहन्नुम से। वही मुस्कान, क्योंकि जानती थी ऐसा होने वाला नहीं। काश। वो हसरत से बोला। इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? लहजा करवाहट में घुला हुआ था। नफरत? वो जेरे लब बड़बड़ाया। है तो नहीं, लेकिन तुम्हारी पूरी कोशिश है कि मुझे हो जाए। वो एक काटदार नजर उस पर डाले शर्ट के बटन बंद करने लगा। और अगर मोहब्बत हो गई तो? वो गहरी निगाहों से उसे देख रही थी, जबकि उस बात पे हारिस बेख्तियार हंस पड़ा। उसकी हंसी में कितना तमस्खर था, वो शहज़ैन से छुपा हुआ नहीं था। वो तो बल खाकर रह गई। मोहब्बत? नाइस क्वेश्चन, मगर मेरे पास इसका जवाब देने का वक्त नहीं है। वो तंदी से कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्यों? क्या मेरी जात मोहब्बत के लायक नहीं? इससे कबल वो दहलीज पार करता, उसने बर्जस्तगी से पूछा। इस सवाल पे वो पलटा, मगर आगे नहीं बढ़ा, और वहीं खड़ा बोला। जो औरत मेरी औलाद की कातिल बनने की ख्वाह हो, उस औरत से मुझे मोहब्बत कैसे हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। वो एक एक लफ्ज चुबाकर शोला बार निगाहों से उसे देख कर बोलता कमरे से निकल गया, जबकि वो मुट्ठियों में बेडशीट भींच गई। औलाद औलाद औलाद, तुम्हें सिर्फ औलाद चाहिए। सारा प्यार और मोहब्बत सिर्फ उसी के लिए जो अभी इस दुनिया में आई ही नहीं। मैं मैं कहाँ हूँ आरस? मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं। तुम्हें सिर्फ औलाद चाहिए, मैं नहीं। उसे अपने अंदर पलते वजूद से और भी नफरत होने लगी थी। मामा,
مجھے مہاجبین کا نمبر چاہیے۔ ناشتے کے بعد جب سب ٹیبل سے اٹھ کے تو وہ خالہ کو خدا حافظ کہتا نرمین کے پیچھے چلایا جو کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اس بات پہ وہ حیرت لیے پلٹی۔ تمہیں اس کا نمبر کیوں چاہیے؟ انہوں نے مشکوک نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا جس سے کوئی بات نہیں تھا کہ مہاجبین سے کچھ ایسا کہتا تھا جس کے بعد ایک بار پھر سے یہ رشتہ ختم ہو جاتا۔ میری ہونے والی منگیتر ہے وہ، اب کیا میں اپنی ہونے والی بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتا؟ وہ یوں بولا کہ جیسے کتنا جی چاہ رہا ہو اس سے بات کرنے کا۔ اس نے دانستہ منگیتر اور بیوی کا لفظ استعمال کیا تاکہ نرمین صدقے واری جائے کہ چلو شکر ہے۔ اسے بھی خیال آیا، احساس ہوا۔ کر سکتے ہو مگر میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، اور ویسے بھی جب منگنی ہو جائے تب کر لینا۔ نرمین ابھی تک شکوک میں تھی۔ کل آپ نے خود جاتے ہوئے آنٹی سے مہاجبین کے نمبر لیا تھا اور میں منگنی تک کا انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ بیزاریت سے بولنے کو تھا مگر تاثرات نارمل رکھے۔ کیوں نہیں انتظار کر سکتے؟ اور آخر ایسی کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ یقیناً کوئی الٹی سیدھی بات کرنی ہوگی۔ اوفو ماما، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں صرف یہ ایک ہفتہ اس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں تاکہ منگنی کی روز میرے دل اور چہرے پہ کوئی الجھن، کوئی بیزاریت نہ ہو۔ اس نے ایک معقول وجہ تھمائی تو نرمین کچھ بولتے بولتے رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جا کے خود ہی لے لو، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ وہ شانے اچکاتی آگے بڑھ گئی جبکہ التمش انہیں حیرت سے تکتا رہ گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زرین نے اپنا موبائل ان لاک رکھا، ورنہ وہ ان کی منتیں ہی نہ کرتا اور چپکے سے نمبر لے لیتا۔ یعنی اتنی دیر سے وہ بلا فضول ہی ان سے نمبر مانگ رہا تھا جب یہ کام چپکے سے بھی ہو سکتا تھا۔ خواہ ہاں نظروں میں آیا۔ صبح تک اعجاز بخار سے تپ رہے تھے اور نادیہ اور انم فکر مندی سے ان کے سراہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، بابا کا بخار تو اترنے کی بجائے مزید بڑھ گیا ہے۔ وہ تفکر سے کہتی اٹھ گئی جبکہ پریشان سی نادیہ نے صرف سر ہلانے پہ ہی اکتفا کیا۔ اعجاز رات بھر جاگتے رہے، دل و دماغ میں بس ایزل کے وہ الفاظ ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ آئی مس یو ٹو بابا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو تھے تو مختصر مگر اعجاز کو توڑ کر رکھے۔ رات بھر ان کی سماعتوں میں ایزل کی تڑپ بھری بھیگی آواز گونجتی رہی اور رات بھر ان کا اپنا دل بھی اس آواز پہ روتا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح تک وہ اپنی طبیعت مزید خراب کر چکے تھے اور اب نڈھال پڑے تھے۔ حارث پک اپ دی کال، پک اپ دی کال۔ انم حارث کو کال کر رہی تھی مگر اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ حارث، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا میسج دیکھیں تو فوراً آ جائیں پلیز۔ اس نے کتنے مان سے حارث کو پکارا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ جلد کال بیک کرے گا یا خود آ جائے گا، مگر اس کا یہ مان تب ٹوٹ گیا جب گھنٹہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد بھی وہ نہ آیا بلکہ اس کا میسج تک نہ دیکھا۔ انم بیٹا، آیا نہیں ڈاکٹر، اتنی دیر ہو گئی۔ نادیہ مسترب سے بولی۔ میں دوبارہ کال کرتی ہوں۔ وہ اٹھی اور پھر سے حارث کو کال کی مگر اب کی بار اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے اداسی اور مایوسی سے کال کٹ کی اور اعجاز کا موبائل لیے دوسرے ڈاکٹر کو کال کرنے لگی کیونکہ اس کے پاس بس چند مخصوص لوگوں کے ہی نمبر تھے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے سننے کو ہر وقت میسر ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بابا کتنے بیمار ہیں مگر آپ میری اس پریشانی میں میرے ساتھ نہیں ہیں۔ آخر کہاں گم ہیں آپ حارث؟ رات کی میسج کا بھی جواب صبح جا کے دیا۔ ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد وہ دل ہی دل میں حارث سے شکوہ کرنے لگی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے نا، میں نے کہا تھا نا ایک دن آئے گا جب اولاد کی کھینچ زور آور ہو جائے گی، اور خدا کا شکر ہے انکل کو احساس ہو گیا۔ امید کرتا ہوں جلد سب کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھوں گا۔ ابھی میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گا۔ یہ حارث کا وہ رپلائی تھا جو اس نے انم کے رات میں کیے میسج کے جواب میں صبح دیا تھا۔ اسے کبھی اتنا لیٹ رپلائی نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا تھا بعد میں بات کروں گا مگر کتنے گھنٹے گزر چکے تھے پر اس نے بات نہیں کی تھی۔ ماما پریشان مت ہو، میں نے کال کر دی ہے، ڈاکٹر آنے ہی والا ہوگا۔ بابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ حارث کی سوچوں کے ساتھ ساتھ سارے گلے شکوے بھی جھٹکتی نادیہ کے پاس چلی آئیں انہیں بے فکر کرنے۔ اسے اس وقت حارث کے بجائے باپ کا سوچنا تھا اور ان کی زیادہ فکر تھی کہ اتنا تیز بخار تو کبھی نہیں ہوا نے، نہ جانے کس بات کی ٹینشن لی ہے انہوں نے، شاید آفس کے اسی مسئلے کے سبب۔ نادیہ ان کے سراہنے لگی بول رہی تھی، لہجے میں حد درجہ فکر تھی۔ ان کے لفظ ٹینشن پہ انم چونکی۔ ایک دم سے کوئی خیال بجلی بن کر دماغ میں کودا تھا۔ اس نے بے ساختہ اعجاز کے موبائل کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ کوئی ٹینشن نہیں لی، موسم چینج ہو رہا ہے نا، اسی کا اثر ہے۔ یہ موسمی بخار ہے، اتر جائے گا۔ آپ تو کم از کم اپنی طبیعت خراب مت کریں۔ اس نے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ باپ کا موبائل کھنگالنے لگی۔ واٹس ایپ کھول کر چیک کیا تو پہلے ہی چیٹ ایزل کی تھی۔ اس نے اوپن کی تو وہاں ایک وائس نوٹ تھا۔ آپ بابا آپ بابا کے پاس ہی بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ان کی شانے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھتی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بنا دیری کیے وائس نوٹ پلے کیا تو ایزل کی روندی ہوئی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ بابا، بابا جان، آئی مس یو ٹو بابا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر انم کی آنکھ سے گرا۔ باپ کی اتنی طبیعت خرابی کی وجہ سمجھنے میں سے اسے ایک لمحہ نہ لگا۔ او ایزل، وہ آزردگی سے بولی، شاید میں نے تمہیں بابا کو میسج کرنے کا مشورہ دے کے بابا کے ساتھ غلط کیا۔
मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि रात भर बाबा कितनी तकलीफ से गुजरे होंगे। आई एम सॉरी बाबा। वहां से पहुंचती शर्मिंदा सी बोली, इन दोनों को पैक कर दो और इस एड्रेस पे भिजवा दो, और इस बॉक्स में न्यू ड्रेसेस आए हैं वो सब यहाँ हैंग कर दो। महाजबीन बुटीक में काम करने वाली लड़कियों को ऑर्डर दे रही थी जब उसका मोबाइल बज उठा। कोई अनजाना नंबर था। काम के सिलसिले में उसे कई अनजाने नंबर से कॉल्स आया करती थी, तो उसने उठा लिया। महाजबीन स्पीकिंग। उसने अपना मखसूस जुमला अदा किया, कैसी हो। इस आवाज पे कुछ पल के लिए महाजबीन की दुनिया जैसे थम सी गई। उसने कभी अल्तमत से कॉल पे बात नहीं की थी, मगर इस आवाज को वो पहली बार में ही पहचान गई थी। उससे भला उसे क्यों कॉल की थी। महाजबीन को पहले ख्याल ही ये आया, को कौन। मगर वो अनजान बनती पूछने लगी, जब पहचान गई हो तो पूछ क्यों रही हो। दूसरी तरफ वो मुस्कुराया था। माजबीन का अटक कर पूछना ही उसे बतला गया कि वो उसकी आवाज पहचान गई है। आप। इस एक लफ्ज से ज्यादा वो कुछ ना बोल पाई। आपने। मैंने पूछा कैसी हो। वो जो पूछने को थी कि आपने किस सिलसिले में कॉल की, अल्तमश के फिर से सवाल दोहराने पे ठहर से गई। अच्छी हूँ। वो आहिस्तगी से बोली। वो तो मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। वो मुस्कुराया तो ना जाने क्यों माजबीन के लबों पे भी मुस्कुराहट बिखर गई। आप कैसे? मुझसे मिल सकती हो? इससे कबल कि वो उसका हाल पूछती, इस बार भी अल्तमश उसे टोक गया, जबकि उसकी बात पे माजबीन की धड़कनें थमी। वो उससे क्यों मिलना चाहता था? पहले कॉल की, फिर प्यार से बात की, और अब मिलने की ख्वाहिश। क्या आज हैरान होने का दिन था? क्यों? हाँ ना के बजाय उसके मुंह से ये फिसला। कुछ बातें करनी है तुमसे। तुम बताओ कहाँ मिल सकते हैं हम? क्या बातें करनी थी उसने? वो कुछ ना बोली। कुछ समझ ना आया कहाँ मिलने को गए। ये बताओ इस वक्त तुम कहाँ हो, घर पे हो। उसकी खामोशी पे वो बोला, मैम ये वाला ऑर्डर वापस आ चुका है। कस्टमर को दूसरे रंग में। तभी एक लड़की एक पार्सल लिए उसकी तरफ आई, जिसे हाथ के इशारे से उसने चुप करवाया। उस लड़की की बात अल्तमश की समातों से भी टकरा चुकी थी। गुड। यानी तुम बुटीक में हो। मैं आधे घंटे तक वहीं आ रहा हूँ। जल्दी से कहता वो कॉल कट कर गया, जबकि महजबीन हैरान सी मोबाइल को तकती रह गई। कहीं वो मामा बाबा की शराइत पे बरहम तो नहीं, कहीं इस सिलसिले में तो कोई बात नहीं करना चाह रहे। उफ। क्या जरूरत थी मामा बाबा को शराइत रखने की। उसे अल्तमश के आने की एक्साइटमेंट से ज्यादा परेशानी ने घेर लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम घर रहती आराम करती, हम कॉल पे भी बात कर सकते थे। शहजीन के मुतवरम आंखें और सता हुआ चेहरा देखकर यावर बोला। वो अपने घर का बहाना करके इस वक्त यावर के घर मौजूद थी और लाउंज में सोफे पे बरशमान थी। तुम्हें तबीयत की पड़ी है, जबकि मेरा दिमाग ये सोच सोच कर फट रहा है कि वो फट पड़ी थी, मगर अभी असल परेशानी तक नहीं आई थी। कि क्या? क्या हारिस से कोई लड़ाई हुई है? यकीनन तुमने उसे किसी लड़की के साथ देख लिया होगा, और ऐसा कुछ नहीं है। शहजीन उसे टोक गई, क्योंकि इस मौजू से ज्यादा फिलहाल बच्चे की परेशानी उसके लिए पड़ी थी। फिर क्या बात है? इस कदर डिस्टर्ब क्यों हो? यावर को मायूसी हुई, क्योंकि वो तो किसी लड़ाई की उम्मीद किए बैठा था, मगर वो कह रही थी ऐसा नहीं है। कैसे बताऊं तुम्हें। वो हौले से बड़बड़ाई। यावर, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो सर थामे बोली, मैं तैयार हूँ, मगर कैसी हाल। अपना मसला तो बताओ। वो झुंझुला रहा था, मगर जाहिर नहीं कर रहा था। उसे शहजीन के दुखड़े सुनने में कोई गर्ज ना था, मगर उसे दुखी देखने में जरूर था। मसला ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो तिलमिलाकर बोली, जबकि इन लफ्जों पे यावर की गोया सीटी गुम हुई। वो दंग और गंग बैठा उसे देखता रह गया। ये क्या हो गया? उसके प्लान के मुताबिक ऐसी कोई भी चीज या जज्बा दोनों मियाँ बीवी के बीच नहीं आना चाहिए था, जिसके सबब दोनों के ताल्लुकात मजबूत हो जाते और सब सही हो जाता। ये नहीं होना चाहिए था। उसे तो उनका ताल्लुक कमजोर तर करके एक झटके से तोड़ डालना था, मगर ये बच्चा कहाँ से बीच में आ गया उसके प्लान का दी एंड करने। वो हैरान परेशान सा बुत बना बैठा था, मगर फिर एकदम से जैसे कोई एहसास छूकर गुजरा। और वो एहसास था शहजीन का फिक्रमंद होना, और उस बच्चे को मसला कहना। तो यानी उसके लिए प्रेगनेंसी एक मसला थी। व्हाट? बच्चे? और वो भी दो चार? व्हाट रबिश, आई डोंट लाइक किड्स। मैं भला क्यों पढूं बच्चों के झंझट में, अपनी लाइफ पर बात थोड़ी की ना करनी है। बच्चे टेंशन ही नहीं, सर दर्द भी है। मुझे अपनी लाइफ खुलकर जीनी है, बच्चे के झंझट में नहीं पड़ना। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई लाइफ। उसे उस शाम कहे शहजीन के अल्फाज याद है। उफ। वो ये कैसे भूल गया था। उसकी परेशानियां और हैरत अब कदरे कम हुई थी। तो ये तो खुशी की बात है ना, तुम इसे मसला क्यों कह रही हो? यावर ने अपने दंग तासुरात को नॉर्मल करते हुए पूछा। खुशी? माय फुट। आई डोंट नीड दिस बेबी। वो तनफ्फर से बोली, तो जहां यावर के लबों पे कमीनगी से मुस्कुराहट दौड़ गई, वहीं उसे उस लड़की की सोच पे अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात की कि अगर वो ये बच्चा नहीं चाहती थी, तो इस तरह उसका बदला और भी आसान हो जाता। और अफसोस इस बात पे कि कैसी बेहिस औरत थी वो। खैर, बेहिस तो वो खुद भी बन रहा था। मगर हारिस तो दीवाना हुआ फिर रहा है औलाद के लिए। कल से मेरी शक्ल तक नहीं देख रहा।
यावर समझ गया कि वो बच्चे से दस्तबरदारी की ख्वाहिश हारिस के सामने भी कर चुकी है। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो गहरी नजरों से शहजीन को देखकर पूछ रहा था। तुम इस बच्चे से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद करोगे? मैं? वो मसनूई हैरत से गोया हुआ। उससे ये ना कहा कि तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? ऐसा मत करो, ये गलत है। क्योंकि वो उसे समझाना नहीं चाहता था। वो तो चाहता था कि वो गलत करे। हाँ, तुम यावर करोगे ना मेरी मदद? उसने लजाहा से कहते हुए यावर के दोनों हाथ थाम लिए ताकि उसे पिघला सके, क्योंकि वो मर्दों को राम करने के तरीके जानती थी, बस अपने मर्द को ही राम नहीं कर पा रही थी। हाय, इस तरह बोलोगी तो यावर तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। वो निहाल होता बोला, बिल्कुल फ्लैट होने वाले अंदाज में। थैंक यू यावर। वो ममनून निगाहों से उसे देखती बोली और उसके हाथ छोड़ दिए। खैर, करना क्या है? उसने पूछा। मुझे अबॉर्शन करवाना है। किस कदर बेहिस थी वो कि ये अल्फाज अदा करते हुए उसका दिल तक नहीं कांपा था। मगर तुम्हारे शौहर को पता लग गया तो? वो तो खुद डॉक्टर है, फौरन भाग जाएगा। उसने खदशा जाहिर किया। फिलहाल उसे कुछ पता नहीं चलेगा और बात की बाद में देखी जाएगी। वो बेडर थी। बाद में वाकई देखी जाएगी मिस्टर जैन, मगर सिर्फ मुझसे, क्योंकि तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमसे तो बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। यावर ने खबासत से सोचा। आर यू श्योर कि तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो? एक लम्हे के लिए यावर को भी लगा कि वो एक मासूम का खून अपने हाथों में ले रहा है। तभी पूछा। इट्स फाइनल। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं खुद अपनी हेल्प कर सकती हूँ। वो गुस्से में आ गई। ओके ओके, रिलैक्स। और उसने दोनों हाथ उठाकर उसे पुरसुकून हो जाने का कहा। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि कल मैं तुम्हारे एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवा दूंगा। तुम टाइम पे पहुंच जाना। बाकी का काम तुम्हारा है। वो अपने हाथ खून से नहीं रखना चाहता था, मगर शहजीन की मदद करके भी वो उसके साथ साथ गुनहगार बन ही रहा था। थैंक्स। मेरे लिए यही काफ़ी है। ये पहला मरहला ही मुश्किल था। कोई डॉक्टर मिल जाती जो उस काम के लिए राज़ी होती, उसके बाद शहज़ीन खुद अपने मामलात देख सकती थी। चलो, अब तो जूस पी लो। कब से मेज़ पे पड़ा जूस का गिलास यावर ने उसके सामने किया, जिसे पहले परेशानी में वो पी ही नहीं रही थी। एक बात बोलूँ तुमसे? यावर ने इजाज़त चाही। कहो। तुम हारिस पे यही ज़ाहिर करो कि तुमने अपनी सोच बदल ली है। तुम इस बच्चे से खुश हो या फिर ये कि तुम खुश होना चाहती हो। उससे सॉरी करो ताकि उसे शक ना हो और फिर बाद में वो ठहरा। बाद में क्या? तो शहज़ेन ने बेसब्री से पूछा। बाद में तुम कोई नाटक कर लेना, जैसे सीढ़ियों से गिर गई या ऐसा कुछ भी, ताकि हारिस को अपने और तुम्हारे लिए दुख हो, मगर इसमें शक और गुस्सा कहीं ना हो। ऐसे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और उसे खबर भी नहीं होगी। उल्टा वो तुम्हें तसल्लियां देगा, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यावर की बात यूं तो शहजीन के दिल को लगी, मगर फिर कुछ सोच आते ही बोली। वो एक डॉक्टर है, खुद मुझे चेक करने बैठ गया तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा ना। ये काबिले सोच और फिक्रमंद बात थी। अरे, तो कौन सा वो सब तुम्हें उसकी मौजूदगी में करना है? जब वो नहीं होगा तो हॉस्पिटल चली जाना और कह देना कि गिर गई थी, मिसकैरेज हो गया। वो इतना दुखी होगा कि खुद कोई चेकअप नहीं करेगा। और वैसे भी तुम्हारा ऑलरेडी चेकअप हो चुका होगा, उसे कुछ खबर नहीं होगी। ये सब नाटक है या हकीकत? उसकी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ होंगी और तुम्हारा ख्याल रखेगा। एक तीर से दो शिकार, यानी पकड़े जाने से भी बच जाओगी और शौहर की तवज्जो भी पालोगी। और शहज़ीन को यही सब तो चाहिए था। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें यावर। उसने यावर के प्लान को दाद दी। कितनी लकी हूं मैं जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। वो अब जाके मुस्कुराई थी। मैं तो तुम्हें दोस्त से भी बढ़कर मानता हूँ। तभी आंखें बंद किए तुम्हारे हर जायज और नाजायज काम के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी शहज़ेन। वो शहज़ेन का हाथ नरमी से अपने हाथ में लेता बोला तो वो मुस्कुरा दी और हाथ को वापस खींचने के बजाय उसी की दस्तरस में रहने दिया। काश मेरे दिल और नजरों को तुम भाए होते। वो हसरत से बोली। तो अब कर लो नजरे करम, अब समझा लो दिल को। वो बरजस्तगी से बोला। अब वक्त निकल गया किसी और की तरफ नजर करम करने का। तुम मेरी जिंदगी में हारिस के बाद आए, ये सरासर तुम्हारी गलती है। वो शान भी नियाज़ी से बोली। गलती नहीं बेवकूफ़ औरत, इसे समझदारी कहते हैं। मैं बिल्कुल सही वक़्त पे तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ और अब देखना कैसे तुम्हारी ज़िंदगी रौंद कर रखता हूँ। उसने तनफ़्फ़ुर से सोचा। हाँ, ये तो है। वो मसनूई तासुफ़ भरी साँस ख़ारिज करके रह गया। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफ़ी, एनीथिंग एल्स? वो इस वक़्त महाजबीन के ऑफ़िस रूम में एक-दूसरे के रूबरू बैठे थे और महाजबीन अल्तमिश की मौजूदगी पे काफ़ी गैर आरामदा लग रही थी। उसे अपने सामने देखकर खुश तो बहुत थी, मगर घबराहट भी थी कि न जाने क्या बात करनी है उसे। एक झिझक सी आ रही थी। खैर, मेहमान नवाज़ी निभाने की खातिर उसे अपनी चुप और झिझक एक तरफ रखते हुए पूछना पड़ा। नो, थैंक्स। मुझे सिर्फ़ तुम्हारा वक़्त चाहिए। अल्तमश ने इनकार करते हुए संजीदा निगाह उस पे डाली। वो मुस्कुरा क्यों नहीं रहा था? इस कदर संजीदा क्यों था? महाजबीन को यही सोचें आ रही थी। मैं यहाँ तुमसे एक ज़रूरी बात कहने आया हूँ।
उसने तमहीद बांधी। जी कहिए। वो हमतन गोश हुई। तुम्हें मालूम हो गया होगा कि कल तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता तय करके गए हैं, वो भी चंद मखसूस शराइत के साथ। ओह, तो यानी मेरा अंदाजा सही था, ये इन शराइत पे ही बात करने आए हैं। उफ, क्या जरूरत थी मामा बाबा को वो शराइत रखने की। माजबीन दिल ही दिल में माँ बाप से शिकवा करने लगी। वो खुद भी इस सब के खिलाफ थी। जी, मैं जानती हूँ और मुझे अंदाजा है कि आपको उनका ऐसा करना नागवार गुजरा होगा। ये सब पहले मेरे इल्म में नहीं था, वरना मैं उन्हें मना करती थी। उसने खुद को इस सब के बीच से बरी करना चाहा कि वो ये नहीं चाहती थी, बल्कि जानती ही नहीं थी। मैं जानता हूँ, मुझे अंदाजा था। वो यूं बोला जैसे उसको बरसों से जानता हो, जबकि वो ताज्जुब से उसे देखने लगी। आप भी उनकी इन शराइत पे कदर शर्मिंदगी महसूस कर रही होंगी, है ना? उसने पूछा तो महजबीन पहले तो थोड़ी देर खामोश ही रही, फिर इस खामोशी को देखती बोली, देखा जाए तो मामा बाबा ने कोई ऐसी बुरी शराइत नहीं रखी है। कई माँ बाप अपनी औलाद की खुशी और अपनी तसल्ली की खातिर ऐसा करते हैं, मगर मैं फिर भी कहूंगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इन शराइत के हक में नहीं हूँ, और वैसे भी ये एक बेकार अमल है। इनकी बिना पे अगर कोई किसी को खुश रखने लगा तो हर दूसरा रिश्ता ही शराइत पे तय होने लग जाए। उसने यहाँ सिर्फ ये बताया कि वो इन शराइत के खिलाफ है, बल्कि ये भी कहा कि उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी के घर और दिल में अपनी जगह कोई लड़की अगर शराइत की बिना पे हासिल करने लगे तो फिर तो हर दूसरा बंदा ही ये काम शुरू कर दे। तो क्या तुम इन शराइत को इस रिश्ते के बीच से निकाल के अपनी शर्मिंदगी खत्म करना चाहती हो? अल्तमश ने टेबल पे पड़े रजिस्टर को खरोचते हुए पूछा। तो महाजबीन ने ना समझी से उससे पूछा, कैसे? उलझ कर पूछा। बताता हूँ। पहले तुम बताओ, तुम इन शराइत को खत्म करना चाहती हो या नहीं? उसने दो टोक पूछा। हाँ, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। तुम मिस महजबीन अफान, फिर ये रिश्ता खत्म कर दो। अल्तमश ने एकदम से उसके सर पे बम फोड़ा। ये वो क्या कह रहा था? वो तो दंग बैठी उसे देख ही गई। क्या वो ये कहने आया था यहाँ? क्या इसलिए उससे मिलना चाह रहा था? क्योंकि ये शराइत इसी सूरत बीच से निकलेंगी जब ये रिश्ता ही बरकरार नहीं रहेगा। वो आगे को झुकता उसकी आंखों में देखकर बेरहमी से बोला, ये ये आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? उसके मुंह से टूटे-फूटे से अल्फाज निकले, क्योंकि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकते। जवाब हाजिर था। और क्यों नहीं रह सकती मैं आपके साथ खुश? उसकी आंखों में नमी उतरी थी। क्योंकि तुम जैसी अच्छी लड़की मुझ जैसा इंसान डिजर्व नहीं करता। फिर से बरजस्ता जवाब, यूं जैसे वो सारे जवाब साथ लेकर आया हो, पूरी तैयारी के साथ। और क्यों नहीं करती मैं आप जैसा इंसान डिजर्व? जिस तरह से वो जवाब दिए जा रहा था, इसी तरह वो सवाल किए जा रही थी। क्योंकि मेरा माज़ी बहुत तल्ख़ है महजबीन, और वो तल्ख़ियाँ मैं तुम्हारे अंदर नहीं भरना चाहता। नहीं चाहता तुम्हें मुझसे घिन महसूस हो। अब कि वो बहुत धीमेपन और अफ़सोस से बोला और एक दर्द भरी साँस ख़ारिज की, तो कितने ही लम्हे इस जवाब पे महजबीन उसे देखती गई। तो क्या सिर्फ़ यही वजह है? वो बग़ौर उसका चेहरा देखती बोली, जबकि अल्तमश की नज़रें उसकी डबडबाती आँखों पे ठहरी थी, और ये नमी रिश्ते से इनकार वाली बात पे बेइख्तियार चली गई थी। ये वजह सिर्फ नहीं है, सिर्फ से कहीं बड़ी है। अल्तमश उसके सिर्फ कहने पे हैरान हुआ, बल्कि बाकायदा पहलू बदला। मैं नहीं जानती आपका माज़ी कैसा था, मगर आपने कहा कि आप मुझे डिज़र्व नहीं करते, तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि आप अपनी माज़ी से शर्मिंदा हैं, और जब आप शर्मिंदा हैं तो मुझे आपके गुज़रे कल पे कोई एतराज़ क्यों कर हो अल्तमश? रुक रुक कर बोलती अपने जवाब से वो अल्तमश को हैरान करके। तुम तुम क्या ये सब सोच समझ कर बोल रही हो? उसकी हैरत बरकरार थी। इंसान के अंदर सबसे बड़ी अच्छाई पता है क्या होती है अल्तमश? उसने पूछा तो वो नफी में सर हिला गया। इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई यही होती है कि वो अपने किए पे शर्मसारी महसूस करे, अपने किए पे पछताए, अपनी गलतियों को कबूल करे और इनसे सबक हासिल करे, उन्हें दोबारा ना दोहराए। महाजबीन के अल्फाज थे कि क्या अल्तमश को लगा जैसे वो उसका अंदर तक पड़ गई है। महाजबीन के अल्फाज थे महाजबीन के अल्फाज ऐसे थे कि अल्तमश को लगा वो उसका अंदर तक पड़ गई हो। वो भी तो शर्मिंदा था। अपने किए पे अपनी गलती मानता था और दोबारा इस सब से तौबा कर चुका था, क्योंकि उसके अमाल ने उसे कोई अच्छे नतीजे नहीं दिखाए थे। वो मानता था अपनी गलती, मगर उसका एतराफ सबके सामने करने से खौफ खाता था। अपनों की नाराजगी और अपनों की नजरों में गिरने से डरता था। आपका माज़ी जैसा भी था, मगर आप इस पे शर्मसार हैं, और यकीनन दोबारा वो सब नहीं दोहराना चाहते। तो आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से घबराएँ मत। वो सीधा-सीधा अपना नाम ना ले पाई, किसी कहने पे ही इक्तफ़ा किया, क्योंकि वो ऐसे भी समझ जाता कि वो अपनी बात कर रही है, और वो वाक़ई समझ गया था। देखो महजबीन, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। तुम मेरे साथ रह के भी मेरी चाहत से महरूम रहोगी, और मैं तुम जैसी प्यारी लड़की को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मैं अभी ज़हनी तौर पे किसी को कबूल करने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। वो बेबस सा अपना मसला बयान कर रहा था।
मैं इंतज़ार कर लूँगी अल्तमश। वो बहुत हौले से बोली। उसके लफ्ज़ों में दर्द पनाह था जो अल्तमश ने भी महसूस किया। मगर मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए ऐसा इंसान चुनो जो तुम्हें तुम्हारे सभी हकूक दे, किसी हक से महरूम ना रखे। वो ज़िद पे अड़ा था, पिघल ही नहीं रहा था। और अगर मैं कहूँ कि मुझे आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए तो? वो रुंधी आवाज़ में बोली तो यहाँ वो पिघल गया। यहाँ वो वाक़ई पिघल गया। उसने सामने बैठी लड़की की आँखों में देखा तो फिर इन भुराई आँखों में उसका दिल डूब कर उभरा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों हो गई महजबीन? तुम इस रोज़ पहली बार मेरे घर आई, पहली बार हम मिले थे और सिर्फ़ इतने से वक़्त में कोई किसी की मोहब्बत में कैसे मुब्तला? उस रोज़ मैं आपसे पहली बार नहीं मिली थी। वो जो इस्तेजाबीपन लिए बोले जा रहा था, ठरक के रुका और ताज्जुब से उसे देखा। क्या हम इस मुलाकात से कबल भी कहीं मिल चुके हैं? उसने उलझन भरे तासुरात लिए पूछा, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ याद नहीं था, जब वो इस लड़की से पहले भी मिला हो। वो एक सुहानी सहपहर थी, जब मैं मार्केट में एक अनजाना शख्स मुझसे टकराया और बिना मेरी तरफ देखे उजलत में माजरत करता आगे बढ़ गया। वो तो आगे बढ़ गया, मगर मैं इस रोज से लेकर आज तक वहीं ठहरी हुई हूँ। मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। वो खोई खोई सी बोल रही थी, जबकि अल्तमश खामोश बैठा सुन रहा था। उसे हैरत नहीं हुई थी। वो समझ गया कि कभी बेदहानी में वो उससे टकराया था। जानते हैं क्यों? क्यों मेरी आंखें आखिर तक उसे तकती रहीं। मेरे कदम बेताब होकर उसकी तरफ बढ़ते चले गए, मगर वो लोगों की भीड़ में कहीं गुम हो गया। वो पूछ रही थी, जबकि इस क्यों के जवाब में अल्तमश सर को नफी में हिला गया, क्योंकि वो वही शख्स था जिसकी तस्वीर को दिन रात मेरी आंखें छुप छुप कर देखा करती थी। वो चेहरा जिसे देखने से मैंने इनकार किया, मगर जब देखा तो नजरें ना हटा पाई। मेरे लिए नहीं अहमियत रखती थी वो तारीफें, जो इस तस्वीर को मेरे हाथों में थमाते हुए मुझसे की गई। मेरे लिए अहम कुछ था तो वह एहसास जो इस तस्वीर में मौजूद शख्स से जुड़ चुका था। मैंने आपकी तस्वीर से रोज मुलाकात की। मैंने लोगों की भीड़ में आपसे मुलाकात की। मैंने अपनी फैमिली के साथ आपसे मुलाकात की। क्या वो मुलाकातें नाकाफी थी मेरे दिल में मोहब्बत जैसे जज्बात पैदा करने के लिए? अब कि उसने अल्तमश से पूछा, तो उसके पास देने को कोई जवाब ना बचा। ज़ाहिर है, वो इन जवाबात की तैयारी थोड़ी ना करके आया था। शायद मोहब्बत के बारे में ये बहस करना बेकार है कि वो क्यों हो गई, कब हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि उसके आगे हमारा ज़ोर नहीं चलता। वो सर झटकता बोला, बिल्कुल, ऐसे ही मेरा भी इख्तियार नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाएगी और फिर मैं उस मोहब्बत का इसके सामने इज़हार भी कर डालूँगी। वो अफ़सुर्दगी से मुस्कुराई। मगर मेरी बातों ने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम अपना दिल खोल के मेरे आगे रख दो। हाँ, ऐसा ही है। उसने सच-सच जवाब दिया। माजबीन, मैं किसी धोखे की बिना पे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता। तभी सब तुम्हारे सामने रखने चला आया। मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ माजबीन, अभी भी सोच लो। कहो, तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूँगा। तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तुम्हें वजह नहीं बनाऊँगा और ये मैं तुम्हारे लिए ही करूँगा। उसके मुँह से अपने लिए बाकायदे सहारे मोहब्बत सुनने के बाद भी वो एक आखिरी बार उससे पूछ बैठा था। अगर आपकी खुशी इसी में है, तो मैं खुद कर दूँगी इनकार। यहाँ माजबीन को लगा कि उसे अपना आप मज़ीद कमज़ोर नहीं करना चाहिए अल्तमश के आगे। अगर वो उसकी चाह नहीं है, तो उसे ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहिए। इस बार अल्तमश ना पूछता तो वो गैर रज़ामंद ही थी, मगर अब की बार उसे लगा कि नहीं, इतना बहुत है। अल्तमश को मज़ीद इनकार की बात ना करनी पड़े। अगर आपकी खुशी इसी में है, तो मैं खुद कर दूँगी इनकार। वो अफ़सुर्दगी से मुस्कुरा कर बोली, जबकि ये वो अल्फ़ाज़ थे जो अल्तमश का दिल झंझोड़ गए। क्या वो वाक़ई इनकार के लिए राज़ी हो गई थी? शायद अल्तमश ने इस गुमान में पूछा था कि इस बार भी वो उसके आगे अपनी मोहब्बत ही रखेगी, मगर नहीं। इस बार उसने रज़ामंदी दी थी, जो न जाने क्यों अल्तमश को उदास कर गई। शायद वो इस जवाब की तवक्को नहीं करता था, बल्कि यकीनन ये जवाब गैर मुतवक्का था। वो यही तो चाहता था, मगर फिर उसके राज़ी हो जाने पे दुःख क्यों हुआ उसे? इस सवाल का जवाब जानने को जब उसने महाजबीन की आँखों में देखा, तो उसे अपनी उदासी की वजह फ़ौरन समझ में आ गई। वो खुश नहीं थी, वो तकलीफ़ में थी। उसकी आँखों से दर्द छलक रहा था, उसका दिल रो रहा था, मगर लबों पे मुस्कुराहट थी। मगर अल्तमश सब कुछ भाँप गया। मैंने कब कहा कि मेरी खुशी इसी में है? वो शाने उचकाकर बोला तो महाजबीन चौंक कर उसे देखने लगी। मैं तो तुम्हारी खुशी की खातिर ऐसा चाह रहा था, मगर जब तुम ही इस फैसले से नाखुश हो तो हमें अपना फैसला बदल लेना चाहिए। क्या वो फैसला बदलने की बात कर रहा था? वो हैरान और बेयकीन से उसे देखेगी। हो सकता है आने वाला वक्त हमारे लिए खुशियों का पैगाम लाए। अच्छी की उम्मीद रखे मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले हफ्ते हमारी मंगनी है। मैं दिल में सिर्फ तुम्हें रख कर तैयार होऊंगा। तुम भी मेरे नाम पे सजना और मेहंदी मत लगाना। उसकी खुशबू से मुझे एलर्जी है, मगर तुम्हारे सजे रूप की खुशबू का जरूर मुंतजिर रहूंगा। मुस्कुरा कर कहता वो उठा और एक भरपूर मुस्कुराहट उसके नाम करता वहां से निकल गया।
पीछे बैठी महाजबीन अभी तक हैरान सी बंद दरवाजे को देख रही थी। अभी तो वो इनकार पे बस जिद था और अब ये अचानक से उसे क्या हो गया? अचानक से उसका अंदाज कैसे बदल गया? कहाँ वो इनकार के लिए आया था और कहाँ वो मंगनी का पैगाम दे गया? उसे मंगनी पे सजने संवरने का हुक्म जारी कर गया, वो भी इतनी खूबसूरती से। पहले तो वह हैरान होती रही, मगर फिर एकदम से मुस्कुरा दी। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट। दिल पे अटका तकलीफ का पहाड़ एकदम से सरक गया। तो यानी आप मेरी मोहब्बत को समझ गए, मेरे दर्द को भांप गए। वो हौले से बड़बड़ाई, जबकि दूसरी तरफ वो तीक से निकल के गाड़ी की तरफ जाता अल्तमश शदीद मुस्तरिब था। मैं इस रिश्ते के लिए इनकार लेने गया था, मगर इसकी खुशी की खातिर उसे खुद इकरार बख्शाया। वो गाड़ी के साथ आ खड़ा हुआ। शायद मैं उसे तकलीफ में नहीं दे सकता, वो भी अपनी वजह से। मेरी मोहब्बत तो मेरी किस्मत में ना थी, शायद इसलिए तुम्हें ला हासिल मोहब्बत का गम नहीं सौंप सका। वो खड़ा अंदाज़े लगाता रहा कि हाँ, यही वजह है जो उसके इनकार के बाद वो ना खुश हुआ, क्योंकि वो तकलीफ ज़दा थी। अगर तुम्हारी खुशी मेरे साथ में ही है, तो ऐसे ही से, मगर मैं चाहकर भी तुम्हें अपने माज़ी का भयानक रूप नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उसके बाद शायद तुम मुझ पे थूको भी ना। ये तल्ख़ी से आँखें मीचता गाड़ी में बैठा और ज़न से भगा ले गया। हारिस हारिस हॉस्पिटल से वापस आया तो कुछ देर ज़रीन के साथ लाउंज में ही बैठा रहा। ज़रीन कुछ वक्त कबल शहज़ीन को समझा कर रही थी कि वो कुफरिया बातें ना करे, अकल समझ से काम ले, खुदा की नेमत से मुंह ना फेरे। गर्ज इस तरह की कई बातों से उसे समझाने की कोशिश की। उस वक्त तो शहज़ीन जब्त किए चुप रही, मगर अब वो हारिस से बात करना चाह रही थी। हारिस का कमरे में जाने का कोई मूड ना था, मगर ज़रीन ने डिनर के बाद उसे आंखें दिखाकर ज़बरदस्ती कमरे में भेज दिया कि ये तो कोई हल नहीं कि एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे रहना, एक दूसरे से दूर भागना, एक दूसरे के पास रहो और उसे समझाओ। वो ज़बत का घूंट भरता कमरे में चला आया और वार्डरोब की तरफ बढ़ा तो शहज़ीन उसे पुकारती उसके रूबरू आ ठहरी। रास्ते से हटो, उसने रुखाई से कहा, मगर वो टस से मस नहीं। मैंने तुम्हारे कपड़े वॉशरूम में हैंग कर दिए हैं, तुम बात ले लो। वो यकीनन कपड़े लेने ही वार्डरोब की तरफ जा रहा था, तभी वो बोली, जबकि हारिस ने माथे पे बल लिए उसे देखा। इस ज़हमत की ज़रूरत नहीं थी, यकीनन मेरे कपड़ों के बोझ से तुम्हारे हाथ दुखने लगे होंगे। वो तंज करना ना भूला। जब से शादी हुई थी, ये ज़हमत उसने पहली बार की थी, और हारिस समझने से कासिर था कि आज उसे किधर से ख़्याल आ गया मेरे काम करने का। ज़हमत कैसी? तुम मेरे शौहर हो, और शौहर के काम तो बीवी की ज़िम्मेदारी होते हैं। वो मुस्कुरा कर बोली तो हारिस ने ना समझी और उलझन भरी शिकने लिए उसे देखा कि उसका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है। हारिस को यही ख़्याल आया। ओह! समझ गया। इस तरह करके तुम मुझे अपने इरादों पे अमल करने के लिए मनवाना चाह रही हो। तो सुन लो, अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में अब कोई भी गलत सोच रखी, तो मैं इससे कबल ही तुम्हारी जान ले लूँगा। वो कहर-आलूद निगाहों से उसे देखता बोला और लंबे डग भरता वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। तो शहज़ीन मुठ्ठियाँ भींच कर रह गई, मगर चेहरे पे सख्त तासुरात आने से रोके। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है, और मैं अपने बच्चे के बारे में भविष्य अब ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो कतई लहजे में बोली तो आगे बढ़ते हारिस के कदम उसी लम्हे रुके। वो करंट खाकर वापस पलटा। क्या कहा तुमने? उसे गोया शहज़ीन के लफ्ज़ों पे यकीन आया कि इतनी जल्दी अकल आ गई थी उसे। वही जो तुमने सुना हारिस। मैं गलत थी, तुम सही थे। मुझे शर्म आनी चाहिए थी, वो सब कहते हुए। वो चेहरे पे मसनूई शर्मिंदगी लिए उसकी तरफ बढ़ी, जबकि हारिस हक्का-बक्का खड़ा उसे बेयकीनी से देखता रहा। मैं रात भर जाग कर यही सोचती रही हूँ कि मैं कहाँ गलत थी, और नतीजा ये निकला कि मैं तो हर जगह ही गलत थी। मैं सही तो कहीं थी ही नहीं। सुबह भी तुमसे बात करनी चाहिए, मगर तुम्हारा लहजा मुझे चुप करवा गया। अभी आंटी ने भी समझाया तो शर्मिंदगी और बढ़ गई। वो उसके सामने सर झुकाए खड़ी बोल रही थी। तुम तुम सच कह रही हो ना? मुकाबल भी शहज़ीन थी। तभी यकीन करना मुश्किल हो रहा था, उसे इतनी जल्दी अकल आ जाए। वो शर्मसार हो, ये हज़म करना ज़रा मुश्किल ही था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ हारिस। मैं इतनी संगदिल कैसे बन सकती हूँ? मैं मानती हूँ कि मुझे कभी भी बच्चों से लगाव नहीं रहा। कभी उनसे प्यार नहीं जताया, हत्ता कि शादी से भी नहीं। मगर ये तो मेरा बच्चा है ना? इसको लेकर मैं इतनी ज़ालिम भला कैसे बन गई? वो हैरान सी बोल रही थी और हारिस हैरान से सुन रहा था। बेयकीनी खत्म हो चुकी थी और अब उसकी जगह हैरत ने ले ली थी। मैं मानती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। अपनी नज़र में ना सही, मगर तुम्हारी नज़र में तो बहुत बुरी हूँ। मगर मेरा यकीन करो हारिस, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि किसी की जान ले डालूँ। हाँ, मैंने सोचा ज़रूर था, मगर अफ़सोस है अपनी सोच पे। वो तासफाना अंदाज में बोली तो आपके हारिस का सारा गुस्सा हौले-हौले करके सरकता रहा, खत्म होता रहा। तुमने मुझ पे गुस्सा किया, मुझे धमकी दी, मगर तुम्हें चाहिए था तुम उस वक़्त मेरे मुँह पे एक थप्पड़ दे मारते, तो ज़्यादा अच्छा होता। उसने अब की बार सर उठाया तो उसकी आँखों में नमी थी, और ये नमी आँखें ना झपकने की सबब पैदा हुई थी। मगर हारिस को धोखा भी तो देना था कि ये नमी शर्मिंदगी के सबब है। हारिस ने उसकी नम आंखों में देखा तो जो जरा बराबर गुस्सा बचा था, वो भी मुकम्मल खत्म हो गया। वो शर्मिंदा थी, तौबा कर चुकी थी। ऐसी सोचों से हारिस को भला और क्या चाहिए था?
हारिस का भारी दिल एकदम से हल्का हो गया। मैं तुम्हें थप्पड़ क्यों मारता शहज़ीन? और बिलफर्ज़ मारता भी तो तुम्हारी सोचों को मज़ीद हवा देकर मज़ीद भड़का देता, जिससे हम दोनों का ही नुकसान होता। वो बोला था, इस बार लहजे में कोई सख्ती, कोई गुस्सा नहीं था, मगर तुम मुझे तलाक देने वाले थे। उसने शिकवा किया। वो महज़ धमकी थी, ताकि तुम मज़ीद कुछ भी बोलने से बाज़ रहो। आई एम सॉरी हारिस। मैं अपने तमाम अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है। कल से तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे, और मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। मुझसे यूं मुंह मत फेरो हारिस। वो माफी मांगनी एक बार फिर से सर झुक वो माफी मांगती एक बार फिर से सर झुका गई और आंखों को झपक झपक कर नमी बाहर निकालने की सही करने लगी। शहज़ीन। हारिस एकदम नरम पड़ गया और नरमी से उसे पुकारते हुए उसके दोनों हाथ थामे। मैंने कभी भी तुम्हारी शर्मिंदगी और तुम्हारा झुका सर देखने की ख्वाहिश नहीं की। मैंने सिर्फ ये ख्वाहिश की है कि तुम अपने अंदर एहसास मोहब्बत और जिम्मेदारी पैदा करो। मैं खुश हूँ कि जो मैंने चाहा आज मुझे देखने को मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का। तकलीफ और खौफ की सूली पे तो वाकई कल से मैं लटका हुआ था, मगर तुमने आज इससे रिहाई दिला दी। वो सुकून की सांस भरता बोला, हाथ अभी भी नहीं छोड़े थे। मैं मोहब्बतों को ठुकराने वाला इंसान नहीं हूँ शहज़ीन। मैं मोहब्बत के जवाब मोहब्बत से देने वाला इंसान हूँ, मगर तुम्हारी मोहब्बत बहुत अजीब है। वो मुझे खुशी नहीं देती, मगर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बदलाव तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है, ये आगे भी बरकरार रहा, तो हमारे बीच सब ठीक होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। वो उम्मीद से बोल रहा था, जबकि शज़ीन तो बस हारिस के हाथों में मुकीद अपने हाथों को देख रही थी। ये पहली बार था जब उसने खुद से शज़ीन को छुआ था। मैं तुम्हारी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूँगी। वो हारिस की आंखों में देखती बोली और फिर नज़रें चुरा गई कि ये उम्मीद तो टूटनी ही थी। थैंक यू शहज़ीन। उसने शहज़ीन के हाथों को दबा कर छोड़ दिया और उसका शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरे कल से तड़पते दिल को करार बख्श दिया। मैं तो इस खुशी को ढंग से महसूस भी नहीं कर पाया था कि तुमने मुझ पे बम फोड़ दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कल से कितना परेशान था, किस कदर गुस्से में था, मगर अब मैं मुतमिन हूँ। वो अपने एहसासात उस पे अयां करता आखिर में सुकून की सांस खारिज करता मुस्कुराया। आई एम सॉरी। उसने एक बार फिर माफी मांगी। नहीं शहज़ीन, अब बार बार माफी मत मांगो, तुम्हें एहसास हो चुका है, मेरे लिए यही काफी है। वो धीमेपन से बोला, ओह हारिस, काश तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करो, हमेशा ऐसे ही रहो। वो हसरत से कहती हारिस के बाजू से लग गई। काश तुम भी ऐसे ही रहो, उसने भी हसरत से कहा। मुझसे एक वादा करो शहज़ीन। लफ्ज वादे पे उसने चौंक कर सर उठाया। कैसा वादा? उसने मतानत से पूछा। वादा करो तुम आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगी। दोबारा दोबारा ऐसा नहीं सोचोगी। वो यकीनन बच्चे की बात कर रहा था। शहज़ीन ने सर झुकाकर थूक निकला, तो ये हरकत हारिस की निगाहों से ओझल रही। खामोश क्यों हो? हारिस का दिल धड़का उसकी खामोशी पे। मैं वादा करती हूँ, अब ऐसा नहीं सोचूंगी। उसने झट से सर उठाकर वादा किया तो हारिस के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। सोचूंगी नहीं बल्कि अमल करूंगी। जितना सोचना था सोच लिया। अब अमल करने का वक्त है। तुम बिल्कुल ठीक कहते थे यावर। तुम्हारी बात पे अमल करके मुझे फायदा ही हो रहा है। वो दिल में बोली। उसे हारिस का नरम लहजा और तवज्जो मिल रही थी। वो खुश ना होती तो और क्या करती। और तुम अब पुरानी शहजीन की तरह बिला वजह मुझे गुस्सा भी नहीं दिलाओगी। जैसी आज हो वैसे ही रहोगी। वो मजीद बोला, क्या ये भी वादा करना है? उसने पूछा। वादा नहीं, कोशिश। क्योंकि गुस्सा किसी भी इंसान को आ सकता है और हमारे बीच लड़ाइयां भी हो सकती हैं। ऐसे वादे पे बुरा असर पड़ेगा, इसलिए बस कोशिश। उसने वादा नहीं लिया था। अब वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। वो मोहब्बत से बोली तो हारिस हल्के और मुतमिन दिल से मुस्काया। एक और बात, कि अब तुम अम्मी जान के पास जाओगी और उनसे भी सॉरी करोगी और उन्हें बताओगी कि तुम समझ चुकी हो। बताने को तो मैं भी बता दूं, मगर तुम्हारे मुंह से सुनकर उन्हें ज्यादा खुशी होगी। क्या मुसीबत है? वो अंदर ही अंदर गुस्से से बड़बड़ाई। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं आंटी से भी काफी बुरे लहजे में पेश आई थी। मैं उनके पास से होकर आती हूँ। और हाँ, अब तो तुम मेरे रखे कपड़े पहन लोगे ना? जाते जाते उसने पूछा तो हारिस ने मुस्कुराकर सर हिलाया और सुकून भरी सांस खारिज करता लबों पे मुस्कुराहट लिए बिना कपड़े लिए वॉशरूम चला गया। क्या मैं ठीक करने जा रही हूँ? उसने वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। हारिस कितना खुश है और एकदम से उसका रवैया भी मेरे साथ कितना अच्छा हो गया। वो खुद ही से बोल रही थी। और अब जब उसे मालूम हो गया कि उफ, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, जबकि मुझे तो मिसकैरेज का ड्रामा करना है। एक तीर से दो शिकार, एक को हासिल कर लिया और एक से छुटकारा पाना है। जो जरा सा एहसास उसके दिल में पैदा हुआ था, वो ये सोचते ही कि हारिस को कुछ पता नहीं चलेगा और उसका रवैया ऐसा ही रहेगा, साथ ही इनकार हो गया। मुतमिन मुस्कुराहट लिए कमरे से निकल गई। अब इस बुढ़िया से भी माफी मांगनी पड़ेगी। क्या मुसीबत है? निकलने से कबल वो बड़बड़ाना नहीं भूली थी।
ارحم آفس سے لوٹا تو سوزین کو سوتا پایا۔ وہ بات لے کر نکلی تو بنا بالوں کو ڈھنگ سے خشک کیے، بنا کنگھی کیے بیڈ پہ جا بیٹھی۔ آج کل اس کے پاس بس یہی سوچیں تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہونا ہے اس کی زندگی میں۔ کیا وہ اپنی زندگی کو خود شکوک میں ڈال کر مشکل بنا رہی تھی، یا واقعی ارحم اسے چیٹ کر رہا تھا؟ وہ کسی نقطے پہ نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ گو کہ ارحم کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر وہ دل سے بدگمانیاں اور شک نہیں نکال پا رہی تھی۔ کبھی اپنی سوچوں پہ تکلیف دہ ہونے لگتی تو کبھی شرمندہ۔ یہی سوچے تھی جنہیں سوچتے سوچتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ نور! ارحم آیا تو اسے سوتا پا کر مسکرایا اور اسے پکارتے ہوئے بے آواز دبا گیا۔ موبائل، گاڑی کی چابی اور والٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھتا دھیرے سے اس کے قریب بیڈ کے کنارے ٹک گیا اور خاموشی سے اس کی منموہنی صورت تکنے لگا۔ گیلے الجھے بالوں سے پانی ابھی بھی قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا اور بہتا ہوا اس کے سینے کو تر کرتا جا رہا تھا۔ چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر بہتے قطروں کے ساتھ بہتی ہوئی سوزین کے سینے تک جا رکی، جو نمی سے چمک رہا تھا۔ ارحم نے ٹیبل سے ٹیشو اٹھایا اور ہولے سے اس کی گردن اور سینے پر رکھ کے دبانے لگا، جس سے پانی ٹیشو میں جذب ہوتا گیا۔ لگتا ہے بیگم کا بیمار پڑنے کا ارادہ ہے، وہ بڑبڑایا اور مزید ٹیشو لے کر اسی سے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ اس طرح کرتے ہوئے اس نے کئی ٹیشو بھگو دیے۔ سوزین نے کروٹ بدلی تو اس کا رخ اب کیا بالکل ارحم کی جانب ہوا۔ ارحم نے اس کے سارے بال ایک طرف ڈال دیے، جبکہ چہرے پہ آئی لٹوں کو انگلیوں سے دھیرے دھیرے کان کے پیچھے سرکانے لگا۔ نظریں ہنوز اس کے شفاف پیداک چہرے پہ جمی تھی۔ سوتی ہوئی وہ اسے اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ بھیگے ماتھے سے اس کے گلابی گال اور گالوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں سوزین کے لبوں پہ جا ٹھہری۔ نامعلوم حدت سوزین کے لبوں سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، یا ارحم کی آنکھوں سے، مگر اٹھ ضرور رہی تھی۔ کتنے دن ہوئے ارحم نے ان لبوں پہ نظر کرم نہیں کی تھی۔ وہ بھی محسوس کر رہا تھا ان دونوں کے بیچ نامحسوس طریقے سے کئی فاصلے آ چکے ہیں۔ سوزین عجیب سی ہو گئی تھی، کھچی کھچی سی کھچی سی۔ تبھی وہ بھی کتنے دنوں سے اپنے دل کے ارمان پورے نہیں کر پایا تھا، مگر آج اسے سوتا دیکھ اس کا دل مچل اٹھا تھا۔ بالوں کو اس کے چہرے سے مکمل ہٹا کر وہ انگشت شہادت اس کے چہرے پہ پھیرتا لبوں پہ آ ٹھہرا اور پوروں سے انہیں سہلانے لگا۔ اس کی انگلی کا لمس اپنے لبوں پہ محسوس کر کے نیند میں سوزین کسمسائی۔ اس سے قبل کہ اس کی آنکھ کھلتی ارحم بے ساختہ اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ وہ جھکا اور اپنے دل میں اٹھی خواہش کو سر انجام دینا شروع کیا تو ایک دم سے سوزین کی آنکھ کھل گئی، اپنے اوپر دباؤ محسوس کر کے۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ پائی، مگر پھر حواس مکمل طور پہ بیدار ہوئے تو ارحم کو خود پہ جھکا پایا۔ اس کے لبوں کی حرکت محسوس کرتے ہوئے سوزین کی سانسیں اٹکی، دل تھم سا گیا۔ اس نے ارحم کو خود سے دور کرنا چاہا تو ارحم نے ایک بوسہ اس کے بھیگنے کے سبب ٹھنڈی پڑتی گردن پہ بھی دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سوری، میں نے تمہاری نیند خراب کر دی۔ تمہیں یوں سوتا پا کر میں خود کو روک نہ پایا، تم لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ کوئی اور بھی اتنا حسین لگے گا تو تب بھی خود کو روک نہیں پاؤ گے؟ بے ساختہ سوزین کے منہ سے نکلا تو ارحم کی مسکراہٹ فوراً ماند پڑی، ماتھے پہ ناگواریت کی شکنیں ابھری۔ یہ کیسی بےہودہ بات کی ہے تم نے؟ میں ایسا سوچوں گا بھی کیوں؟ وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھ کر غصے سے بولا۔ سوزین نے بات ہی ایسی کی تھی، جبکہ یہ بات سوزین نے سوچ سمجھ کر نہیں بولی تھی۔ اسے خود معلوم نہ ہوا کب اس کے منہ سے بے اختیار ہو کر پھسل گئی، اس لیے وہ تھوڑی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ میں تو بس یوں ہی، وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آج کل تم بہت فضول باتیں کرنے لگی ہو نوٹ، دوبارہ نہ سنو میں ایسی کوئی بھی بات تمہارے منہ سے، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا تو سوزین لب کاٹ کر رہ گئی۔ خیر، اٹھو اور شرٹ چینج کرو اب، آدھی سے زیادہ بھیگ چکی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اٹھو شاباش۔ اگلے ہی پل وہ اس کی فکر کرنے والا پرانا ارحم بن چکا تھا، اور اس کی فکر اسے مزید شرمندہ کر گئی۔ اسے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس نے اپنے سراپے پہ نظر ڈالی تو احساس ہوا وہ گیلے بالوں کو خشک کیے بغیر ہی سو چکی تھی۔ اس نے دیکھا ارحم نے بھی کپڑے نہیں بدلے تھے۔ تم شاور لے کے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اٹھی۔ آج تمہیں ہی نہ کھا جاؤں، وہ سوزین کی کلائی پکڑتا گہری نگاہیں اس کے اندر اتارتا بولا۔ جل جاؤ گے، وہ جل کر بولی۔ کیوں اتنی ہاٹ ہو گیا تم؟ وہ اٹھا اور اس کے پیٹ پہ انگلیوں سے گدگداتا بولا۔ اف ارحم چھوڑو۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی کیونکہ اسے گدگدی ہو رہی تھی۔ آج تو نہیں چھوڑوں گا، وہ اسے باہوں میں کستا بولا۔ کیوں؟ آج کیا ہے؟ آج وہ اتنے دنوں بعد پرانے موڈ میں آ رہا تھا، تبھی اس نے پوچھا۔ وہ سوزین سے رومانٹک ہونا اس لیے کم کر چکا تھا کیونکہ سوزین کا رویہ اسے اس کے بے حد قریب ہونے کی اجازت ہی نہیں دے پاتا تھا۔ کیونکہ آج تمہارا یہ بھیگا وجود مجھے بہکا رہا ہے، وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے، میں چینج کر لوں۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے رہائی چاہی۔ پہلے مجھے بھی اپنے ساتھ بھگا دو نا، پھر کر لینا چینج۔ وہ اس کی گردن پہ لب رکھتا بولا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے جلدی سے شرٹ چینج کرو، بیمار پڑ جاؤ گی، اور اب مجھے کرنے نہیں دے رہے۔ سوزین نے اسے اس کا آرڈر یاد کروایا۔ میں ابھی بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بیمار نہ پڑو، اس لیے میں خود ہی
وہ جملہ ادھورا چھوڑتا اسے زومنی نگاہوں سے دیکھتا بولا، اس سے قبل کہ سوزین اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتی، ارہم کے ہاتھوں نے حرکت کی، اسے گویا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹنے پہ مجبور کرنا چاہا، مگر وہ ہو نہ سکی کہ اس کے حصار میں تھی۔ ارہم، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرائی شرمائی سے بولی، شرٹ اتار رہا ہوں، تو میں خود چینج کرواؤں گا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو پیٹ سے اوپر تک ہوئی شرٹ کو سوزین نے جلدی سے نیچے کیا۔ شرم کرو، میں خود کر لوں گی اور چھوڑو مجھے، وہ اسے گھرکتی بولی۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو، وہ ڈھیٹ بنا بولا۔ ارہم تم، وہ دو لفظ ہی بولی تھی جب اس کے باقی کے الفاظ ارہم کے لبوں میں دم توڑ گئے۔ وہ پورے استحقاق سے اس کے لبوں پہ قابض ہو چکا تھا۔ پہلے تو سوزین ساکت رہ گئی، مگر پھر اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ کر اسے خود سے پرے ہٹانا چاہا، مگر آج وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ اس سے پورا وقت لینے کے بعد ہی اس کے لبوں کو رہائی بخشی، اور اس دوران سوزین کی سبھی کوششیں بیکار گئی۔ ارہم پلیز، اب مجھے جا۔ رہائی ملتی ہی اس نے بولنا چاہا، مگر ارہم نے انگشت شہادت اس کے لبوں پہ رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ آج اتنے دنوں بعد ہاتھ لگی ہو، آج میں صبر نہیں کروں گا، مجھے پیچھے ہٹا کر خود سے ناراض مت کرنا نور۔ وہ اس کے لبوں پہ انگلی پھیرتا بولا، آخر میں دھمکی بھی لگائی تھی کہ اسے روکا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، چپ رہ گئی۔ آئی ایم کمنگ۔ وہ پیچھے ہٹا اور جا کر دروازہ بند کر ڈالا، لاک لگایا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اس کی طرف قدم قدم بڑھا۔ ہر بٹن کھلنے کے بعد اس کا بالوں سے بے نیاز سینہ ظاہر ہوتا گیا۔ سوزین سر جھکا گئی، دل و دماغ میں کتنے ہی شکوک اور الجھنے سہی، مگر ارہم کی قربت اسے بھی بے حال اور ہر چیز سے پراموش کر دیتی تھی۔ اس بات سے وہ انکاری نہیں تھی۔ وہ چلتا اب کے اس کے روبرو آ کھڑا ہوا، شرٹ اچھال کر بیڈ پہ پھینکے اور اسے بھی باہوں میں بھرتا اپنے ساتھ ساتھ بیڈ پہ گرا گیا۔ وہ نیچے تھی جبکہ ارہم کا آہنی وجود اس کے نازک وجود کے اوپر۔ میں نے ان لمحات کو بہت مس کیا، یہ کہتا وہ اس کی گردن پہ جھکا اور اپنے پیار کی برسات کر دی۔ سوزین نے تڑپ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا تو ارہم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں لاک کر لیا۔ اب وہ ہاتھوں کی حرکت نہیں دے سکتی تھی، اسے پیروں کو جنبش دینی چاہیے، مگر ارہم نے اس کے پیروں کو بھی اپنے پیروں سے لاک کر لیا۔ اب سوزین بے بس سی مکمل طور پہ اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ لمحوں کے سرکنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی سرکتا گیا اور جا بجا اس کے بدن پہ اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتا گیا۔ سوزین بس آنکھیں موندے اس کی شدتوں کو خود پہ سہتی رہی۔ اس کی مزاحمت تن توڑ چکی تھی، اور جب اس نے اپنا آپ ارہم کے سپرد کر دیا تو ارہم نے بھی اب اس کے ہاتھوں کو آزاد کر دیا، اور تبھی سائڈ ٹیبل پہ پڑا ارہم کا موبائل بج اٹھا۔ ارہم نے بجتے موبائل کو رتی بھر بھی اہمیت دیے بنا بس اپنا کام جاری رکھا، کیونکہ جب وہ سوزین کی غربت میں کھویا ہوتا تھا تو بجتے موبائل کو ایسے ہی نظر انداز کر دیتا تھا، پھر چاہے کتنی ہی ضروری کال کیوں نہ ہوتی۔ مگر سوزین نے یہ سوچتے ہوئے کہ ارہم تو اٹھائے گا نہیں، کوئی ضروری کال بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا اور دیکھا تو آکانشا کی کال تھی۔ آکانشا کا نام دیکھ کر سوزین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کے دل میں جہاں ارہم کی غربت کے سبب سکون سا بھرتا جا رہا تھا، اب جلن کڑن کا احساس جاگنے لگا۔ اس نے خاموشی سے موبائل واپس رکھ دیا۔ نور میری جان، اور جو اس کے پیٹ کے ساتھ چھیڑ خانیاں کر رہا تھا سرکتا ہوا اوپر آیا اور اس کے سینے میں منہ چھپاتا مدہوش سا بولا، مگر یہ مدہوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ جب موبائل ایک بار پھر سے بج اٹھا، اب کی بار ارہم نے بدمزہ ہو کر سر اٹھایا اور سوزین کے اوپر سے ہی ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا۔ کال کرنے والے کا نام دیکھ کر وہ فوراً سیدھا ہوا اور کال ریسیو کر لی۔ ہاں آکانشا، بولو۔ اس نے موبائل گردن اور کان کے بیچ ٹکایا اور بیڈ پہ پڑی اپنی شرٹ بازوں پہ چڑھا کر شانوں سے اوپر کرتا بنا بٹن بند کیے اٹھ کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ بیڈ پہ لیٹی سوزین ہک دک سی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی چند لمحے قبل وہ کیسے ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی قربت سے خود کو سرور بخش رہا تھا، مگر جیسے ہی دیکھا آکانشا کی کال ہے، سارا پیار سارے لمحات پانی میں بہا کر نکلتا گیا۔ سوزین کا دل ایک دم سلگ اٹھا۔ اس وقت اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ بتانے سے قاصر تھی۔ تم نے اس کی کال کو ہمارے پیار پہ فوقیت دی؟ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جھگڑتی بولی، حیران بھی تھی، بے یقین بھی تھی۔ تم تو کبھی ایسا نہیں کرتے، تم تو ہر چیز بھول جاتے تھے جب میرے قریب ہوتے تھے، مگر آج میری غربت میں میرے وجود کی اہمیت کو دو کوڑی کا کرنے کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے جذبات کو بھی کچل ڈالا، صرف اس کی ایک کال پہ۔ کہ تم وہی ارہم ہو؟ اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اسے پیار کرتا کرتا آکانشا کی کال پہ رک گیا، اسے ادھورا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد سوزین کیسے نارمل رہتی؟ اس کا نام دیکھتے ہی تمہاری ساری مدہوشی ٹوٹ گئی۔ وہ کشن اٹھا کر غصے سے پرے پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم جا کر پوری قوت سے دروازہ دے مارا۔ آخر کیوں ہے وہ تمہارے لیے اتنی اہم کہ تم میری ذات کی مسلسل نفی کیے جا رہے ہو، اس کے پیچھے مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ اس نے پانی کھولا اور جبڑے بھیجتی آئینے میں خود کو دیکھتی بولی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔
अब सुजैन खामोश नहीं बैठेगी, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ेगी, वो भी सबूतों के साथ। बिना सबूत की कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि तुम हमेशा मुझे टाल देते हो या झूठ बोल देते हो। मगर अब इंतजार है उस वक्त का जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं अंधी नहीं हूँ, सब दिखता है मुझे। उस रोज तुम आकांक्षा से मिले और मुझसे झूठ बोला कि ऑफिस में हो, मगर मैं खामोश रही, तुमसे इस बारे में कोई सवाल ना किया, जबकि तुम दोनों के सरों पे जाकर तुम दोनों का भांडा फोड़ सकती थी। गलती हो गई, गलती हो गई तब, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं फरामोश नहीं करूंगी। वो तहैया कर चुकी थी, अब वो चुप नहीं रहेगी, मगर बिना सबूत की तमाशा भी नहीं करेगी। और हमसे ऐसी सिचुएशन में सवाल करेगी कि वो जवाब में झूठ बोल ही ना पाए। हाँ आकांक्षा, बोलो। वो कमरे से बाहर आया और बोला, कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? कितनी बार कहा है कि मेरी कॉल्स को कभी इग्नोर मत किया करो, तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं बैठती यार हम? दूसरी तरफ आकांक्षा उसकी आवाज सुनते ही गुस्से से बोलने लगी। आई एम सॉरी आकांक्षा, तुम्हें पता है मैं कभी तुम्हारी कॉल को इग्नोर नहीं करता, कितना ही मसरूफ क्यों ना हो। सब काम छोड़कर तुम्हारी कॉल सुनने को तरजीह देता हूँ, बस कभी कभी पता नहीं चलता। वो अपनी सफाई में बोला, तो अभी कौन सा अहम काम सर अंजाम दे रहे थे तुम, जो मेरी कॉल पहली ही फुर्सत में उठा ना पाए? वो तपी पड़ी थी। कांशु, मेरी जान, तुम असल बात बताओ क्या है? क्यों इतनी परेशान हो? वहां सब खैरियत तो है ना? आकांक्षा कहीं। वो बात अधूरी छोड़ गया कि दिल को धड़का लगा था। वो प्यार से उसे कांशु कहता था। ऐसा कुछ नहीं यार, हम अल्लाह ना करे। वो अरहम की अधूरी बात को समझती तड़प कर बोली, मगर मैं थक गई हूँ अरहम। अकेले रह रह के थक गई हूँ। अकेले परेशानी उठा उठा के थक गई हूँ। अकेले सब मैनेज करते करते थक गई हूँ। तुम हमेशा के लिए वापस क्यों नहीं आ जाते? खुद तो इस मुल्क से भाग गए, मगर मुझे तन्हा करके। मैं और अनु डरने लगे हैं अब इस अकेलेपन से। वो रो पड़ी थी, जबकि अरहम तकलीफ से लब काट कर रह गया। मैं वहां से भाग कर नहीं आया हूँ आकांक्षा। मैं चाह कर भी उस मुल्क से नहीं भाग सकता। वहां तुम लोग हो, मेरा सब कुछ। मैं बस इसलिए यहाँ चला आया था क्योंकि मैं वहां अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पाता था। मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा था। मैं बहुत डिप्रेस था। मुझे भी इस वक्त तन्हाई दरकार थी, एक ऐसी जगह जहां मैं कुछ तो दूर रहता इस भयानक कल से। वरना तुम्हें तन्हा मैंने अपनी मर्जी और खुशी से थोड़ी ना किया था। और फिर तुम्हारे पास भी तो वहां रहने के दो बड़े रीजन थे, और हैं, तुम्हारी स्टडी और फिर तुम्हारी जॉब, और फिर सबसे अहम हमारी दुनिया, अपनी जिंदगी, हमारी मोहब्बत भी तो है वहां। तुम हमेशा के लिए यहाँ नहीं आ सकती, और मैं अब हमेशा के लिए वहां नहीं आ सकता। नूर और हाला ना होती तो अलग बात थी, मगर अब उनके साथ पाकिस्तान में मेरा दिल लग गया है। इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। ना ही नूर वापस उस मुल्क में जाना चाहती है जहाँ उसकी तरफ तल्ख जिंदगी गुजरी है। वो यहाँ खुश है, और हम तब से अपनी सफाइयां ही पेश कर रहा था। मुझे तुम्हारी इस नूर की खुशी गमी से कोई गर्ज नहीं। वो नहीं आना चाहती तो मत आए, मगर तुम तो आ जाओ। अब तो हाला भी अपने बाप के पास चली गई है। अब तो सोच लो, हाला और नूर तुम्हारी फैमिली है, तो मैं और अनु भी तो तुम्हारी फैमिली है। तुम क्यों फर्क करते हो हम में? आकांक्षा की हाला वाली बात से अरहम को तकलीफ पहुंची थी, जिसपे खामोश हो गया। मैं अपनी दोनों फैमिलीज में कोई फर्क नहीं करता, बस दोनों को एक साथ नहीं रख सकता, क्योंकि तुम नहीं रहना चाहती उसके साथ। इसलिए उसका यहाँ और तुम्हारा वहां होना ही अच्छा है। रही हाला की बात, तो वो जाकर भी हमारे दिल और इस घर से नहीं गई। वो हर वक्त मेरे पास होती है। वो आज़ादगी से गोया हुआ। मैं जानती हूँ तुम हाला को बहुत मिस करते हो, मगर अब तो वो चली गई है ना, अब क्या किया जा सकता है सिवाय इसे याद करने के? आपकी आकांक्षा कदरे नरम लहजे में बोली थी, मगर ये तसल्ली तो है कि यही है, इस मुल्क में। कहीं दूर तो नहीं गई। अब तो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। वो होले से बोला, अनु भी तो तुम्हारा बेटा है या नहीं? उसी की खातिर आ जाओ। तुम्हारी हाला की याद में कुछ तो कमी आएगी, तकलीफ कुछ तो कम होगी। मुझे नहीं चाहिए कमी उसकी यादों में। मैं ताउम्र उसे याद रखना चाहता हूँ, फिर चाहे वो याद कितनी शिद्दत भरी ही क्यों ना हो। और रही बात अनु की, तो मेरे लिए हाला और अनु में कोई फर्क नहीं है। दोनों में जान बसती है मेरी। मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा। वो बोला, बहुत जल्द नहीं, बल्कि तुम कल ही आ रहे हो। कल सुबह की फ्लाइट पकड़ो और स्पेन पहुंचो। कांशा ने हुक्म दिया। मगर कांशु, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने तुम्हें कॉल रोने धोने के लिए नहीं मिलाई थी, बल्कि तुम्हें बुलाने के लिए ही की थी। वो उसे टोक कर बोली, तो तुम ये बात मुझे पहले भी बोल सकती थी, रोना धोना बाद में कर लेती। अरहम मसनूई हफ्की से बोला, तुमसे शिकवे ही इतने हैं अरहम कि एक शिकवा करूं तो फिर लाइन ही लग जाती है। खैर, मैं इस वक्त काफी डिस्टर्ब हूँ और बहुत अकेली भी। मेरी हिम्मत टूटने लगी है। तुम्हें आना होगा, तुम्हारा आना जरूरी है। अनु की तबीयत भी अपसेट है। तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। गर्ल्स, कोई एक वजह नहीं है जिसके पीछे मैं तुम्हें बुला रही हूँ। वो परेशानी से गोया हुई। मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम परेशान मत हो। और कल ही तफसील से बात होगी। वरना तुम्हें कॉल पे जो चुप करवाना तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अनुजान से कहना उसके बबी कल कल आ रहे हैं, उनके आने से पहले ठीक हो जाए। अपना और अन्नू का ख्याल रखना। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
अपने आने की हामी भर के उसने कॉल कट कर दी और वापस कमरे में चलाया, मगर सुजैन कमरे में नहीं थी, यकीनन वॉशरूम में थी। आरम काफी डिस्टर्ब और मुतफक्कर हो चुका था। अब वो सुजैन के साथ शौक मोड में वापस आ भी नहीं सकता था, इसलिए कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़ा। एजल किचन में खड़ी मीना से रसमलाई बाउल में निकाल कर फ्रीजर में रखने का बोलती, खुद कबाब फ्राई करने वाली थी। पुलाव वो बना चुकी थी और वो दम पे पक रहा था। बाजी, और कोई काम? आज सारा खाना इज़ल ने रेडी किया था। मीना तो बस साथ-साथ हाथ बटा रही थी। कभी कोई चीज़ पकड़ा दी, तो कभी कोई चीज़ उठा ली। ज़हीर, कुक को रात के खाने से छुट्टी मिल गई, तो अपने क्वार्टर चला गया। नहीं, कोई नहीं। बल्कि हाँ, याद आया, रायता तो हमने बनाया ही नहीं। पुलाव के साथ खाते हैं ना आगा, तुम बना लो। इज़ल ने सारी चीज़ें सोच के गिनी, तो रायता याद आया। मीना सर हिलाती दही और खीरे प्याज और पुदीने की चटनी निकालने लगी। ऑयल गर्म हो चुका था। हेज़ल ने एक कबाब उठाया और फ्राई पैन में डाला, मगर जैसे ही डाला, ऑयल की छींटें फौरे की सूरत में उठी और हेज़ल के बाजू पे आ गिरी। वो बेसाख्ता पीछे हुई, जिससे बचत हो गई, मगर एक आध छींट तो पड़ चुकी थी। हेज़ल बाजी, आप ठीक हैं? खीरे काटते मीना ने सर उठाकर फिक्रमंदी से पूछा और उसके पास चली आई। अरे, आपके तो बाजू पे गर्म ऑयल पड़ गया। क्या करती हैं आप? ध्यान कहाँ था आपका? कसम से बहुत लापरवाह हैं आप। मैं कह रही थी ना, रहने दे, मैं कर लेती हूँ। मीना उसका बाजू पकड़े उसकी फिक्र में बोले जा रही थी, जबकि एजल इसकी लापरवाही वाली बात पे कहीं और खो चुकी थी। एक जरा सा काम ही तो कर रही हूँ मामा, इसलिए आप परेशान मत हो। और मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करी, और अगर कर भी रही हूँ तो आप तो हैं ना मेरी परवाह करने के लिए। मैं तो हमेशा हूँ तुम्हारी परवाह करने के लिए। तुम मेरा सबसे प्यारा बच्चा हो। उफ मामा, मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मगर हाँ, प्यारी जरूर हूँ। वो कुछ निरूठेपन से बोली। अरे पागल, माँ के लिए उसकी औलाद हमेशा बच्चा ही कहलाती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। उन्होंने उसके सर पे चपत लगाई तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस वक़्त उस वक़्त तो वो खिलखिलाकर हँस रही थी, मगर आज वो मुस्कुरा तक न पाई थी, बल्कि आँखों में डबडबाते आँसू आ ठहरे थे। लगता है आपको बहुत जलन हो रही है। आप रुकें, मैं दवाई लगा देती हूँ। मीना चूल्हा कम करती उसकी भीगी आँखों में देखकर बोली, तो एज़ल इस बात पे होश में आई। जलन बाजू पे नहीं, दिल में हो रही है मीना। वो हौले से बोली। आज मामा होती तो वो भी तुम्हारी तरह खूब डाँटती। वो भी ऐसे ही मेरी फ़िक्र में बोलती थी, जब कभी बीमारी में किचन में चली आती थी। एज़ल की बात से उसे अंदाज़ा हो गया कि उसे अपनी माँ की कोई बात याद आ गई है। एज़ल बाजी, आप उदास मत हो। देखना, आपके घर वाले बहुत जल्द आपसे अपने मामलात दुरुस्त कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। उसका बाप उससे नाराज़ है, इतना तो उसे उसे इन दोनों के साथ रहते हुए मालूम हो ही गया था, मगर असल वजह से नावाकिफ़ थी। उसे यही लगता था कि पसंद की शादी के सबब वह नाराज़ है। वो ऑइंटमेंट निकालती बोली तो एज़ल ने अपना बाजू पीछे खींचा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। उसने खुद को तसल्ली दी। उसे रहने दो। मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही, उसने मरहम की जानिब इशारा करते हुए कहा। मगर छाला बन जाएगा, उसने तफक्कुर से कहा। दिल के फफोलों के आगे ये छोटे-मोटे ज़ख्म कोई मायने नहीं रखते। ज़रा सा कतरा ही तो गिरा है। तो मुझे छोड़ो, जाके रायता बनाओ। बल्कि एक कबाब भी फ्राई कर लो। मैं आगा को बुला कर लाती हूँ। वो एक नज़र चलते कबाब पे डालती किचन से निकल गई। अल्लाह बाजी के सारे गम दूर कर दे। मीना ने सदा के दिल से दुआ की। आगा, डिनर बस रेडी होने वाला है, आप। वो उन्हें आवाज़ें देती कमरे में आई, मगर वो कमरे में ना थे। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो शावर ले रहे हैं। एज़ल, मेरा ट्राउज़र पकड़ाना, मैं लाना भूल गया। शावर बंद हुआ तो उनकी आवाज़ आई। एज़ल जो पलटने लगी थी, आगे बढ़ी और स्टैंड पे देखा, जहाँ ट्राउज़र नहीं था। आगा, यहाँ तो नहीं है। उसने आवाज़ दी। टॉवल ही पकड़ा दो यार, लॉक खुलने की आवाज़ है। मैं आपको वार्डरोब से दूसरा दे देती हूँ। वो बजाय टॉवल देने के वार्डरोब की तरफ बढ़ी। अरे यार, टॉवल ही पकड़ा दो जल्दी से। वो झुंझला कर बोले तो हेज़ल तब तक ट्राउज़र ले चुकी थी और उसके लिए वापस आई और दरवाज़ा खटखटाया, जिसका लॉक वो पहले ही खोल चुके थे। उसकी खटखटाहट पे हल्का-सा दरवाज़ा खोल दिया। अब जल्दी से डिनर के लिए आ जाइएगा। और वो बाजू अंदर करते हुए टॉवल उनकी तरफ बढ़ाती हुक्म जारी करने को थी, जब आगा फारिस ने पूरा दरवाज़ा खोलकर उसे कलाई से पकड़ कर अपनी तरफ खींच डाला और धर्म से दरवाज़ा बंद करके उसे दरवाजे के साथ मुल्हिक किया। हेज़ल इस अचानक अफ़तार पे हक तक रह गई। उसने आँखें फाड़े भीगे सीने वाले आगा फ़ारिस को देखा और फिर एकदम सटपटा कर आँखें बंद करती उन पे दोनों हाथ जमा गई। उसकी इस हरकत पे आगा फ़ारिस हँस पड़े। उन्हें एक पुराना मंज़र याद आया, जब ऐसे ही वो उसे वॉशरूम के दरवाजे से पिन किए खड़े थे और वो घबराई सी बिल्कुल ऐसे ही अपनी आँखें बंद किए हुए थी। हेज़ल, यार आँखें तो खोलो प्लीज़। वो उसके हाथ आँखों से हटाने की सही करते बोले। बाल मुकम्मल गीले और माथे पे बिखरे हुए थे और उनसे पानी टपक-टपक कर उनके चेहरे और सीने को भिगोता जा रहा था। छोड़ें मुझे, शर्म तो नहीं आती आपको? वो उनके हाथ झटकती उन्हें झड़प झड़प कर बोली। शर्म की ऐसी की तैसी,
किस खुशी में करूँ मैं शर्म? हम उसने हल्की से बोले, आगा प्लीज मुझे तंग मत करें, सामने से हटे और मुझे जाने दें। वो अभी तक आंखें बंद किए हुए थी। एक शर्त पे जाने दूंगा। उन्होंने शर्त रखी। कैसी शर्त? एजल की नाक फूली। जाने से पहले आंखें खोलकर मुझे देखो। अजीब शर्त। एजल ने मुंह बनाते हुए आंखें खोली और नजरें बस उनके चेहरे तक जमाई। देख लिया, अब जाने दे। वो उनके सीने पे हाथ रखे उन्हें परे हटाने की कोशिश करती बोली, ऐसे नहीं, ऊपर से नीचे, सर तक पैर तक, मेरे मुकम्मल सरापे को देखो। वो निचले लब का एक कोना दबाते शौकी से बोले। तो एजल ने उन्हें घूरा। आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। उसने मगर उनकी बात ना मानी। जब बीवी ऐसी हॉट हो तो बंदे को थोड़ा बहुत बेशर्म तो होना ही पड़ता है। वो एजल की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से मजीद करीब करते बोले। एजल उनसे क्या टकराई, उसकी तो गोया चांद लबों पे आई। आगा छोड़े मुझे, ऐसे मत करें प्लीज। वो उसे खुद से जोड़ चुके थे, जिस पे एजल गुजारिशाना लहजे में मनमनाई। ऐसे तो क्या, आज तो मेरा वैसे करने को भी बहुत सी चाह रहा है। वो ज़ोमानी लहजे में बेबाकी से बोली तो एज़ल का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। ये आज उन्हें क्या हो गया है? इतने बेबाक क्यों बन रहे हैं? आगा मेरे मेरे कबाब जल जाएँगे, मुझे जाने दें। उसने बहाना बनाया भी तो कौन-सा? और यहाँ जो मेरा दिल जल रहा है, तुम्हारी गुर्बत की आग से, उसका क्या? वो उसे छोड़ने के बजाय मज़ीद खुद में भींच गए। वो उसकी गैर होती हालत का मज़ा ले रहे थे। अच्छा ना, कम से कम कपड़े ही पहन लें। ये आपका ट्राउज़र। ट्राउज़र का कहते हुए उसने गर्दन घुमाकर देखना चाहा तो ट्राउज़र तो तभी उसके हाथ से छूटकर गीले फर्श पे जा गिरा था, जब उन्होंने उसे दरवाजे से पिन किया था। ट्राउज़र तो मैं ऑलरेडी पहने खड़ा हूँ मिसेस। वो शरारती लहजे में बोले तो एज़ल की आंखें फैल गईं। उसे यकीन के लिए हाथ उनके कमर की साइड से ज़रा नीचे टच किया तो अटकी हुई सांस बहाल हुई। आगा, झूठे कहीं के। उसने आगा फारिस के सीने पे मुक्का धरा। कितने बदतमीज़ हैं आप। ट्राउज़र लिए ले आए थे और मुझे कह रहे थे मैं ले जाना भूल गया। घबराहट दूर हुई तो वो सख्त त्योरियों वाली एज़ल बनती बोली। उसे वो दिन याद आया जब वो उनके एक्सीडेंट के बाद के दिनों में उनके कमरे में आई थी और ऐसे ही बहाने से उन्होंने उसे अंदर खींच लिया था। और तब भी वो उन्हें ड्रेसलेस समझकर आंखें यूं ही बंद कर गई थी। इससे क्या साबित हुआ? आगा फारिस की शौक मुस्कुराहट हनौस बरकरार थी। ये कि ये सारा ड्रामा था मुझे अंदर बुलाने का। वो उन्हें चतौनों से घूरती बोली। सीधी तरह बुलाता तो तुम आती ही ना। वो शाने उचकाते मजे से बोले। ले लिया मजा मेरी हालत का, अब छोड़े मुझे। वो बनावटी झाड़ पिलाती जाने को पलटी जब आगा फारिस ने अकब से उसके पेट की तरफ अतराफ अपनी दोनों बाजू हायल करके उसे अपनी जानिब झटका दिया तो उसकी कमर उनके सीने से जा टकराई। अभी छोड़ने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि मेरा अपनी बीवी की जानिब से मजीद बेशर्मी का खिताब हासिल करने का बहुत दिल चाह रहा है। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते बोले। ये खिताब मैं आपको यहाँ से निकल कर भी दे सकती हूँ। वो उनके पत्थर की तरह टस से मस ना होते बाजुओं को हटाने की नाकाम सही करती बोली। मगर मेरा इरादा यही हासिल करने का है। वो डटाई से बोले। उफ आगा। वो बेबस सी उनके बाजुओं पे नाखून गाड़ती बोली, क्योंकि वो उनके अल्फी की मानन चुपके बाजुओं को अलग कर ही नहीं पा रही थी। अभी से उफ, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वो उसके नाखूनों का असर लिए बिना उसके बालों की एक तरफ डालते बोले तो उनकी बात पे एजल के गाल सुर्ख पड़े। बहुत ओवर हो गए हैं आप। मैं बता रही हूँ, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। वो अपने बेकाबू दिल को संभालती धमकियां में इस लहजे में बोली। और मैं दो चार इमोशनल बातें करके तुम्हें झट से मना लूंगा। वो मजे से बोले। इस बार मैं आपकी इमोशनल बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी। क्यों? क्या इमोशनल बातें करते करते मेरे इमोशंस कहीं और निकल जाएंगे? वो उसके कान से लब जोड़ते बोले तो एजल को अपने कानों से धुआं उठता महसूस हुआ। बहुत शर्मलेस हो चुके हैं आप। वो अपने कान पे हाथ रखती बोली जहां अभी उन्होंने लब जोड़े थे। ये घुस गया ये घिस गया, पुराना हो गया, कुछ नया बोलो यार। नया? एजल बड़बड़ाई तो उन्होंने उसके पेट से बाजू हटाकर उसे शानों से थामते हुए अपने सामने किया। हाँ, जैसे कि सो हॉट, सो रोमांटिक, डार्क एंड वार्म। वो एक एक लफ्ज पे जोर देते बोले। नहीं, जैसे कि बेबाक, चोरे, वाहियात, बेहुदा और अरे अरे बस बस, इतने नाम मत गिनवाओ वरना ये सब बन के दिखाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और आज का हमारा डिनर इसी चक्कर में निकल जाएगा। बल्कि हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि मैं तो अपने डिनर का बंदोबस्त किए खड़ा हूँ। वो चिड़चिड़ करती है एजल की जुबान को ब्रेक लगाते बोले तो एजल उनकी आखिरी बात पे मुंह खोले उन्हें देखे गई और फिर बेसाख्ता दो कदम पीछे हटी। आज आपको क्या हो गया है? उनकी बातें आज कुछ ज्यादा ही बोल्ड थी। समझ गई? आज आपको शदीद रोमांटिक होने का दौरा पड़ा है। वो समझ पहले ही चुकी थी मगर बोली अब। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तुम्हें मुझसे बात बात पे दूर जाने का दौरा पड़ा है। शौहर हूं मैं तुम्हारा। हक रखता हूँ तुम पे। इसलिए खबरदार जो अब एक कदम भी पीछे उठाना है तो आगे को उठाओ। वो शोहरों वाला रोब झाड़ते बोले।
ज्यादा रोब मत झाड़े मुझ पे। वो बिना उनकी रोब में आई बोली, झाड़ूंगा, क्या कर लोगी? वो बिना बाहर आए बोले, तो मैं तो मैं वो यहाँ वहां देखती सोचने लगी, तो मैं आपसे ज्यादा रोब झाड़ूंगी। वो बारोब लहजा अपनाती बोली, तुम्हारे रोब की तो ऐसे की तैसे। वो उसके खोखले रोब को बिना किसी खातिर मिलाए उसे बाजू से खींचकर अपने करीब करते फिर से फासला समेट के, किन पे झाड़ोगी रोब? इन दीवारों पे? क्योंकि मैं तो तुम्हारे रोब में आने वाला हूं नहीं, जाने मन। वो जाने मन की लट को अपनी उंगली पे रोल करते उसे गहरी निगाहों से तकते बोले, काश मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आती ही ना, बल्कि आज आपको डिनर मिलेगा ही नहीं, भूखे रहेंगे आज आप। वो धमकियां मेज लहजे में बोली, उस फीके डिनर का मैं करूंगा भी क्या? क्योंकि मैंने कहा ना, मैं अपने डिनर का बंदोबस्त कर चुका हूँ। वो एसल के गुलाबी लबों पे अपनी गहरी नजरें मरकूज किए, एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाते बोले, तो एजल की गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई, क्योंकि उनकी नजरों का इत्तेकाज वो अपने लबों पे महसूस कर चुकी थी। आग इससे कबल वो उन्हें टोकती, वो उस पे झुकते उसके लबों पे अपनी उजारादारी कायम कर चुके थे। एजल की सांसें रुकी और फिर अटक अटक कर चलने लगी। उनके पुरहिद्दत लबों की हरकत से एजल को अपने लब जलते महसूस हो रहे थे। न सिर्फ लब, बल्कि उनके दूसरे हाथ की हरकत भी काफी बेबाकी की तरफ जा रही थी। उसने उनकी भीगी कमर के दोनों तरफ हाथ रख के उन्हें पीछे हटाना चाहा, क्योंकि उनके बीच तो कोई फासला बरकरार था ही नहीं। जो वो ये कोशिश उनके सीने पे हाथ रख कर करती, फायदा तो तब भी ना होना था। वो अपने दान पान से वजूद से उनके आहनी वजूद को मात नहीं दे सकती थी। वो बड़े इस्तेकाक से उसके लबों को चूम रहे थे, जबकि एजल की जान सूली पे टंगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि ये वो पहली बार कर रहे थे, मगर इस बार उनके अमल में ऐसी शिद्दत और मदहोशी थी जो एजल ने वाज़ह महसूस की। एक अनोखा और नयापन था इस अमल में। आगा लम्हे भर को उन्होंने अपने लब हटाए तो वो नढाल सी बोली, तो आगा फारिस बिना जवाब दिए उसे शावर तले ले आए और एकदम से शावर ऑन कर दिया, जिससे अपनी सांसें बहाल करती एजल एकदम हड़बड़ा उठी और वहां से हटना चाहा, मगर आगा फारिस बर वक्त आड़ बनकर खड़े हो गए, जिससे एजल के साथ साथ नीम गर्म पानी दोनों के वजूद भिगाने लगा। एक तो दहकते जज्बात, ऊपर से गर्म पानी, दोनों के दिल की दुनिया हिला गया। वो बुत बनी खड़ी खुद से चिपके खड़े आगा फारिस को देखती गई, जो उसके फरार के तमाम रास्ते बंद किए हुए थे। आगा मुझे ठंड लग रही है, जाने देना। वो रुक रुक कर नजरें झुकाए बोली, ये महज बहाना था। अपने लफ्जों से मेरे जज्बात मजीद मत भड़काओ एजल, वरना मुकम्मल होश खो बैठूंगा। एजल ने नासमझी से उन्हें देखा कि आखिर इसने ऐसा क्या कह दिया। एक सादा सी बात ही तो कही थी, ठंड लग रही है। उसका भी हल है मेरे पास, क्योंकि वो क्या है ना, मेरे जज्बात बहुत गर्म हो रहे हैं। वो उसकी नासमझी पे अब की खुलकर बोले तो एजल मारे शर्म के सर झुका गई। यूं चेहरा झुकाओगी तो आगाज अधूरा रह जाएगा। वो आगाज उसके चेहरे से करना चाहते थे। अब ये बात तो कोई मुश्किल ना थी। तभी एजल रुख फेरने को हुई, मगर आगा फारिस उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भर चुके थे, जिससे वो चेहरे को हरकत ही न दे पाई। पानी धार की सूरत में बहता सर से होता उसके चेहरे से लकीरों की मानंद नीचे को सरके जा रहा था। शावर माउथ काफी बड़ा था, जिसके सबब पानी की लपेट में एजल के साथ बआसानी आगा भी आ चुके थे। वो फिर से उसके चेहरे पे झुकने को हुए तो एजल लब भींच गई, जिस पे वो वहीं रुक गए। मेरी तरफ देखो एजल। वो जो नजरें झुकाए हुए थी उनके कहने पे ऊपर देखने लगी। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ? उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा तो वो नफी में सर हिला गई। क्या मैं कोई जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ? फिर से वही लहजा और फिर से वही मनफी इशारा। तो फिर मुझे रोकने की वजह? वो बड़ी मुलायमत मुलायमत भरी मुस्कुराहट लिए पूछ रहे थे। वो वो मुझे शर्म आती है आगा। वो रुक रुक कर बोलती, आखिर में एकदम तेजी से बोलकर चेहरा हाथों में छुपा गई तो आगा फारिस की हंसी की छनकार गूंजी। आज तुम्हारी पूरी ना सही, आधी शर्म तो उतार ही दूंगा। वो साथ ही उसके हाथ भी चेहरे से हटाते बोले तो एजल निचले लब को दांतों तले दबा गई। उनका रोमांस वाला मूड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एजल को लगा था वो किसी न किसी तरह यहाँ से खिसक जाएगी, मगर आज मुमकिन नहीं था। स्वीट हार्ट, लुक एट मी। उन्होंने खोई हुई एजल के माथे पे अंगश्त शहादत रखते हुए सीध में नीचे ले जाते हुए लम्हे भर को उसकी गुलाबी पंखड़ियों पे रोकी और फिर मजीद नीचे ले जाते हुए उसकी थोड़ी तले रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। लेट मी डू दिस। उन्होंने मानी खेजी से एक आंख दबाई और फिर उसकी कमर में हाथ डालते दूसरे हाथ से उसके बालों को अकब से मुट्ठी में मकेद गए। उसके भीगे होंठों को अपने होंठों की दस्तरस में लिए उन होंठों के रस के साथ साथ इन पे ठहरता कतरा कतरा पानी भी चुनने लगे। इस बार एजल की हालत पहले से भी ज्यादा उथल पुथल हो चुकी थी। एक तरफ जोश मारते जज्बात थे तो दूसरी तरफ ऊपर से बहता उस ठंड में सुकून देता गर्म पानी। वो लम्हा लम्हा अपना आप खोती चली गई और अपने आप बाजू आगा फारिस की चौड़ी पुश्त पे हायल कर दिया। हल्की सी जंबिश एजल के होंठों में भी हुई थी, जो आगा फारिस को ये बताने के लिए काफी थी कि वो इस मदहोशी की दुनिया में उनके पीछे अपना एक कदम रख चुकी है।
اس کے ہونٹوں کی حرکت پہ آغا فارس کو مزید جوش چڑھ گیا تھا۔ ان کے عمل میں مزید وارفتگی آ گئی تھی، جسے ایزل کی سانسیں پانی کے شور کو مات دینے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے سرکتے اس کی بھیگی گردن تک چلے آئے اور اب اپنی شدتیں اس کی گردن پہ لٹانے لگے۔ آ- آگا، وہ بمشکل بولی۔ کچھ ان کی بیڑ کی چبھن، کچھ ان کا دیوانہ پن اسے تڑپا رہا تھا۔ آغا فارس اس کی پکار کو نظر انداز کرتے اپنے کام میں بنا کوئی خلل ڈالے لگے رہے۔ ایزل کو کرنٹ تو تب لگا جب انہوں نے دونوں شانوں سے اس کی شرٹ نیچے سرکا دی اور اس کے اریاں کندھوں کے ساتھ ساتھ اس کا بے داغ دودھیا سینہ بھی آدھ واضح ہونے لگا۔ وہ اس کی شرح پہ اپنے تشنہ لب رکھتے اس کی پوری گردن کو اپنے ہونٹوں کے لم سے بھگوتے نیچے نیچے اور نیچے چلے آئے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں نے جب ایزل کے سینے کے وسط کو چھوا تو اس کے ہونٹوں سے ایک بے چین سے سکاریں نکلی۔ فارس، آنکھیں بند کیے وہ مدہوشی میں ٹوٹا پھوٹا سا بولی تو اس کے سینے پہ جھکے آقا فارس نے گویا کرنٹ کھا کے سر اٹھایا اور اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ غصے میں تو ایک آدھ بار اس نے انہیں اس نام سے پکارا تھا، فارس صاحب اور مسٹر فارس کہہ کے، مگر آج یوں مدہوشی میں اس کے منہ سے آگا کی بجائے فارس نکلنا آگا فارس کے جذبات کو خطرناک حد تک بھڑکا گیا۔ ایزل کے منہ سے اپنا یہ نام ان کو ایک الگ ہی دنیا میں لے گیا جہاں بس سرور ہی سرور تھا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ وہ بے چین ہوئے اس کے لبوں سے ایک بار پھر وہی نام اسی انداز میں سننے کو۔ فارس، وہ نیم آنکھوں سے انہیں دیکھتی ان کی گردن کو اپنے دہکتے ہاتھوں میں بڑھتی سرگوشی بری آواز میں بولی۔ آگا فارس کے گویا اندر تک سکون سرایت کر گیا۔ ایک ایک بار پھر سے بولو میری جان۔ ان کی تڑپ مزید بڑی، اس بار ایزل آگے کو ہوئی اور ان کے کان سے لب جوڑتی سرگوشی بھری آواز لی مدہوش کن لہجے میں بولی۔ فارس، میرے فارس، یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ خود بھی اس نام سے اپنے اندر پلتے جذبات کو مزید لطف دے رہی ہے۔ یہ نام اور یہ انداز، آگا فارس کو لگا جیسے وہ کسی اور ایزل کو باہوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ آج یہ اچانک سے کیسے اس نے انہیں فارس کے نام سے سسک کر پکارتے ہوئے ان کے اندر انوکھے احساسات جگا دیے تھے، اور ان احساسات کو ایزل کے بار بار پکارنے نے اور اوپر تک ہوا دے ڈالی تھی۔ فارس، میرے فارس، جیسے ہی اس نے تیسری بار انہیں ان کی خواہش پہ لب کان سے جوڑتے ہوئے پکارا تو اس لمحے آگا فارس کو نہ جانے ایک دم سے کیا ہوا کہ وہ ایزل کے بدن پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ والہانہ طریقے سے ایزل کے سینے کو چومتے اور بھگوتے جا رہے تھے اور ایزل ان کی گرفت میں بے جان ہوتی سسکتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم سے ایزل کو جھٹکا سا لگا جب آگا فارس نے چرچ کی آواز سے سینے کے درمیان سے اس کی شرٹ پھاڑ کر رکھ دی۔ اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے بے ساختہ ہو کر شرٹ کو واپس وجود سے چسپاں کرنا چاہا، مگر آگا فارس کی انگلیاں اس کے ہاتھوں کی اس حرکت کو ناکام بنا گئی۔ وہ جان گئی تھی اب انہیں روکنا اس کے اختیار میں نہیں رہا، اس لیے انہیں کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ شرٹ تن سے جدا ہونے کے باوجود بھی سینہ ابھی بھی چھپا ہوا تھا اور اس پردے کے ساتھ آگا فارس نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کے سینے پہ اپنی شدتیں لٹانے میں یوں مگن تھے جیسے اس وقت دنیا میں ان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کام کوئی اور ہے ہی نہیں، جبکہ ایزل ان کے سر کو عقب سے دونوں ہاتھوں سے پکڑے نیم پاگل ہو رہی تھی، یعنی دھیرے دھیرے حواس سے بے خبر۔ اپنی شدتیں اس کے سینے پہ نچھاور کرنے کے بعد وہ اس کا رخ اب دیوار کی سمت موڑ چکے تھے۔ اس کی پریگننسی کے سبب پہلے سے ذرا پھیلی کمر اس وقت بھی اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ وہ اس پہ اپنی انگلیاں ٹریس کرتے اپنا چہرہ اس سے جوڑ چکے تھے۔ ان کے انگارے کی مانند دہتے لبوں کو اپنی کمر پہ ٹھہرتا اور پھر سرکتا پا کر ایزل دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھتی نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب آغا فارس نے بھی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ جماتے ہوئے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست کر ڈالا۔ آج یہ شخص اسے پاگل کرنے پہ صرف تلا ہی نہیں بلکہ پاگل کر چکا تھا، اور وہ اس شخص کی غربت میں اپنا ہر دن ہر لمحہ خوشی خوشی گزار دینا چاہتی تھی۔ پانی مسلسل بہہ رہا تھا اور آگا فارس مسلسل اپنی دیوانگی کے نشان اس کے وجود پہ چھوڑتے جا رہے تھے، اور وہ اب ان کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے شدت سے ان کے پیچھے ہٹ جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کی سنی گئی اور وہ شخص اپنی منمانیاں پوری کرنے کے بعد اسے آزاد کر چکا تھا۔ ایزل میں ہمت نہیں تھی، تبھی وہ شاور بند کرنے کے بعد اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں تم دونوں خوش رہو، میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے بیٹا، آج ہوں کل نہیں، آج ہوں کل نہیں، کم از کم مجھے مرنے سے پہلے یہ تو سکون ہوگا کہ میرے دونوں بچے اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں۔ شہزین نے زرین سے اپنے رویے کی معذرت کرنے کے ساتھ اسے یہ بتایا کہ وہ غلطی پر تھی اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو زرین بہت خوش ہوئی۔ کافی دیر وہ اسے مزید سمجھاتی رہیں اور پیار سے پیش آتی رہیں، اور اب آخر میں یہ کہا کہ وہ بس انہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کی پڑی ہے، میری خوشی غمی سے بڑھیا کو کوئی غرض نہیں۔ وہ بیزار سے تاثرات لیے اپنے دل میں بولی۔ اوہو آنٹی، آپ مرنے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ میں ہمیشہ آپ کو ہمارے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، مگر بظاہر فکر ظاہر کرتی بولی۔
میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور ابھی تو مجھے میرے پوتا پوتی کو بھی تو کھلانا ہے۔ وہ شہزین کی بات پہ مسکرا کر بولیں، جبکہ شہزین ان کی بات پر چل کے رہ گئی۔ دکھا ہی نہ دو میں آپ کو پوتا پوتی کی شکل۔ ہوں بڑھیا کی یہ حسرت بس حسرت ہی رہ جانی ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسی۔ اچھا آنٹی، اب آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ شہزین نے اب کی جان چھڑوا کر جانا چاہا۔ آرام تو بیٹا تم کرو، بلکہ میں کھانا لگواتی ہوں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، حارث کو بلا لو ڈنر کے لیے۔ وہ آرام کے بجائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے آنٹی۔ وہ شانے اچکاتی کمرے سے نکل گئی، یہ تک کہنے کی زحمت نہ کی کہ رہنے دیں، کھانا میں لگوا لیتی ہوں۔ اللہ بس میرے بچوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ اب جو اگر اسے سمجھ آ ہی گئی ہے تو سمجھ کے یہ دروازے کبھی بند نہ ہو۔ انہیں جو کل سے دھڑکا لگا ہوا تھا اب اس کی جگہ اطمینان نے لے لی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شہزین ان کی زندگیوں میں کیسے کیسے طوفان کھڑے کرنے والی ہے۔ وہ بالوں کو خشک کرتی ڈریسنگ کے آگے جا کھڑی ہوئی اور شرمیلی سی مسکان لیے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ جب وہ بنا چاپ کے اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے، ایزل بس نظریں جھکائے لب کاٹتی رہی، کیونکہ ان کی پرتپش گہری نگاہیں اس پہ ٹکی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ وقت قبل ان کے بیچ جو لمحات گزرے تھے، ان کے بعد سے ایزل اپنی گالوں کی سرخی کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ پھر سے اسے اپنے اپنے روپ میں نہ آ جائے، کیونکہ تب وہ کچھ نہ کر پاتی۔ وہ ایسے ہی کٹپتلی بن جایا کرتی تھی، مزاحمت کرتی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمہارے بالوں کی خوشبو۔ وہ اسے دونوں شانوں سے تھام کر اس کی زلفوں میں چہرہ چھپاتے ایک طویل سانس بھر کر ان کی خوشبو کو اپنے اندر کھینچتے بدمست سے بولے، جبکہ ایزل کو ان کی واپس خارج ہوتی سانسوں کی تپش سے اپنے بال جلستے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک بات تو بتاؤ جان۔ وہ چہرہ بالوں سے نکال کر اس کے کندھے پہ تھوڑی ٹکا کر اس کے چہرے پہ بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے رستے بولے، نظریں آئینے میں ابھرے اس کے چہرے پہ ہی ٹکی تھی۔ جی۔ ایزل نے بھی آئینے سے نظر آتے اپنے عقب میں کھڑے آغا فارس کو دیکھتے ہوئے کہا، آج تم نے مجھے میرے سیکنڈ نیم سے پکارا، مجھے فارس کہا، کیا سوچ کر؟ یا پھر وہ پکار ہی بے ساختہ تھی؟ یہ سوال تو تب سے ان کے اندر مچل رہا تھا۔ اس سوال پہ ایزل نے اپنے لب کرتے بولو نا۔ اس کی خاموشی پہ اسے شانوں سے گھما کر اپنے روبرو کرتے ہوئے پھر سے انہوں نے پوچھا۔ وہ وہ بے ساختہ نہیں تھا۔ اس نے نظریں جھکائے جواب دیا، آگا کہنے پہ آپ میری پکار کو مسلسل نظر انداز کر رہے تھے، اور پھر مجھے لگا کہ آگا کہنے سے آپ کبھی نہیں رکیں گے، تو پتہ نہیں، شاید یہی سوچ کے میں نے آپ کے دوسرے نام سے پکارا۔ وہ الجھی سلجھی سے بتا رہی تھی، کیونکہ خود بھی ڈھنگ سے نہیں جانتی تھی کہ واقعی یہ بات تھی یا اس کے دل نے بے چین ہو کر اسے یہ بولنے پہ اکسایا تھا۔ اس کے جواب پہ آگا فارس مسکائے، تمہیں لگا کہ رومانس کے وقت تمہارے تڑپ کر آگا کہنے سے میرے جذبات مزید بھڑک اٹھتے ہیں، تبھی تم نے فارس پکارا، تاکہ میں پہلے چونکوں، پھر حیران ہوں اور پھر ہوش میں آ جاؤں، اس نام پہ سارا فسون ٹوٹ جائے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے بول رہے تھے، صحیح سمجھے تھے وہ، مگر میری جان آپ کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہو گیا۔ وہ مزے سے بولے تو ایزل کو اس پکار کے بعد ان کا مزید والہانہ پن یاد آ گیا۔ تم نے جس وقت اور جس انداز سے مجھے فارس کہہ کر پکارا، اس کے بعد سے تو میں بھول ہی بیٹھا اپنا آپ، کیا تھا تمہاری پکار میں اور کیا تھا تمہارے لہجے میں۔ او ایزل، مجھے اپنا یہ نام کبھی بھی کسی کے منہ سے اتنا اچھا نہیں لگا جتنا آج تمہارے منہ سے لگا۔ وہ احساسات اور جذبات جو اس وقت اس پکار پہ میرے اندر جوش مار کے اٹھے تھے، وہ بتانے سے میں قاصر ہوں۔ جان، کبھی کبھی مجھے اس نام سے پکار لیا کرو نا پلیز۔ اپنے احساسات بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی تو ایزل جی جان سے قربان جاتی اس خواہش پہ، لیکن مجھے تو آپ کو فارس کہنے کی عادت ہی نہیں ہے، وہ معصوم سی صورت بناتی بولی۔ تو جان، آپ اب سے ڈال لو نا عادت۔ وہ اپنی جان کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کرتے بولے، مگر مجھے تو آپ کو آگا کہنا ہی اچھا لگتا ہے، فارس تو آپ کو سبھی کہتے ہیں نا۔ اس نے اپنے دل کا مسئلہ بتایا جس کو صرف آگا ہی بھاتا تھا، فارس اسے بہت اجنبی لگتا تھا۔ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اب سے یہ بھی سوچ لوں، اور سب مجھے کیا کہتے ہیں اس سے مجھے غرض نہیں۔ میری بیوی مجھے کن کن ناموں سے بلاتی ہے مجھے صرف اس سے غرض ہے۔ ان کی خواہش برقرار تھی، فارس مجھے بہت پرایا سلام لگتا ہے۔ ایزل نے ان کے سامنے اپنے دل کا مسئلہ رکھا، جس طرح تم نے مجھے فارس کہہ کر پکارا، قسم سے میری جان وہ بالکل اجنبی نہیں تھا، بس مجھے نہیں پتا، مجھے تمہارے منہ سے اپنے یہ نام سننا ہے۔ آخر میں وہ بچوں کے ضدی انداز میں بولے تو ایزل ہنس پڑی، اچھا نا فارس، آپ جو چاہیں گے بس وہی کہوں گی۔ وہ لاڈ سے کہتی ان کے گلے میں باہیں ڈال گئی تو آگا فارس نے ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر بے ساختہ اپنے دل پہ رکھا۔ ہائے، یہ لہجہ، یہ نام، یہ انداز، گزب ڈھا دیتی ہو یار، دیوانہ کر دیتی ہو۔ ان کے سینے پہ چھریاں چل رہی تھی۔ دیوانہ تو ابھی میں نے آپ کو کیا ہی نہیں فارس، مائی لولی ہسبینڈ۔ وہ انگلی ان کے چہرے پہ جمائے ماتھے سے سرکاتی ہولے ہولے نیچے لاتی رومانٹک موڈ میں آتی بولی، تو اس کے بولڈ انداز پہ آگا فارس کے لیے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔
ایزل کا یہ روپ قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتا تھا، ورنہ تو وہ شرماتی ہی رہتی تھی۔ کرنے پر آئی تو ہر چیز کی ہوش بلا دوں گی۔ آؤچ! بولتے بولتے اس نے بے ساختہ کراہ نکالی، کیونکہ جیسے ہی اس کی انگلی نے ان کے لبوں کو چھوا، وہ اسے اپنے دانتوں کے بیچ دبا گئے اور پھر چومنے لگے۔ ایزل نے جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ ہوش تو دنیا جہاں کی تم پہلے ہی بلا چکی ہو مجھے، مگر آج تو لگتا ہے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑو گی۔ خماری سے کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پہ جھک گئے اور پھر سے اعتراف کی ہوش بھلا گئے۔ ایزل باجی، آپ تو غائب ہی ہو گئی، میں پوچھنے آئی ہوں کہ ڈنر؟ ہائے اللہ جی! تبھی مینا اپنی جون میں بولتی آ رہی تھی، مگر جیسے ہی دہلیز پہ پہنچ کے دروازے پہ دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا، سامنے کا منظر دیکھ کر فوراً سے شرم کے مارے رخ پھیر گئی۔ اس کی آواز اور آمد پہ آغا فارس شدید بدمزہ ہوتے ایزل سے الگ ہوئے۔ ایزل بھی کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ کسی دن میں تمہارا دماغ کھول کے رکھ دوں گا، جس میں کوئی بات ہی نہیں بیٹھتی مینا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ یوں منہ اٹھا کر مت چلی آیا کرو۔ آغا فارس نے وہی کھڑے کھڑے اسے جھڑپا۔ صاحب جی، میں تو آوازیں دیتی ہی آ رہی تھی۔ وہ واپس ان کی طرف مڑتی اپنی صفائی میں بولی، یہ آوازیں تم 4 قدم پیچھے بھی دے سکتی تھی۔ وہ اسے غصے سے گھورتے بولے، اوف آغا، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ غلطی آپ کی بھی تو ہے، کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ایزل نے دھیمی آواز میں انہیں ٹوکا۔ کہیں بھی سے کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارا روم ہے ایزل۔ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو روم کا دروازہ بھی بند کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، مینا کی نہیں۔ اس نے آپ کی آنکھیں دکھائیں تو آغا فارس خجالت سے مسکرا دیا۔ خیر، کوئی بات نہیں، اپنی بیوی سے ہی رومانس کر رہا تھا، کسی باہر والی سے تھوڑی نا۔ وہ خفت مٹانے کو بولے، اس بیوی سے مار بھی کھائیں گے آپ۔ وہ انہیں گھوریوں سے نوازی ان کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا گئی۔ مار کے علاوہ اور بھی کچھ کھلا دو یار، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ مظلوم سی صورت بناتے بولے، جبکہ مینا گومگو کسی کیفیت میں تھی کہ کھڑی رہے یا چلی جائے، کیونکہ وہ ڈنر کا پوچھنے آئی تھی۔ گھنٹہ قبل میں آپ سے اسی کھانے کا پوچھنے آئی تھی، مگر جناب کو بھوک ہی نہیں تھی، بلکہ تب تو وہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ تب مجھے دوسری والی بھوک لگی تھی یار، سمجھا کرو نا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر دھیمے پن سے بولے تو ایزل نے آنکھیں دکھائی۔ قسم سے بہت اوور ہوتے جا رہے ہیں آپ، بند کریں یہ باتیں اور ڈنر کے لیے چلیں۔ مینا، تم کھانا لگاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ ان سے کہنے کے بعد وہ مینا سے بولی تو وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ ایزل بھی اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھانے کو آگے بڑھی، مگر آغا فارس نے اسے پھر سے باہوں میں بھر لیا۔ میں بتا رہا ہوں ایزل، کسی دن میں اس ٹینا مینا کو چھوڑوں گا نہیں، عقل سکھا کر رکھ دوں گا اسے۔ سارے رومانس کا کباڑا کر کے رکھ دیا۔ انہیں رہ رہ کے مینا پہ تب چڑھ رہی تھی جس نے ان کے رومانس میں خلل ڈال دیا تھا۔ پہلے مجھے تو چھوڑیں۔ اس نے خود کو ان کے حصار سے آزاد کروایا۔ اور کیا قصور ہے اس بیچاری کا؟ رومانس جھاڑنے سے پہلے اپنے آس پاس بھی نظر دوڑا لیا کرے۔ وہ مینا کی حمایت میں بولتی دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالنے لگی۔ جب تم پاس ہو تو کس کم وقت کو آس پاس کی ہوش رہتی ہے؟ ویسے میں کیا کہہ رہا تھا کہ رومانس کرنے کے لیے واش روم سے بہتر جگہ؟ اف یار، کیا کر رہی ہو؟ کمر پہ پڑنے والا تھپڑ کافی جاندار تھا۔ آغا فارس تو سہلانے کے لیے ہاتھ بھی پیچھے تک نہیں لے جا سکتے تھے۔ کہا تھا نا کہ مار کھائیں گے آپ مجھ سے۔ اپنے دماغ سے کہ رومانس نکالیں اور شرافت سے چل کر ڈنر کریں، ورنہ بھوکے سوئیں گے آج۔ انہیں دمکی لگاتی وہ ان کے آنے کا انتظار کیے بنا انہیں بھی بازوں سے کھینچتے اپنے ساتھ لے گئی۔ یا اللہ، یہ میری بیوی کے اندر کس جلاد عورت کی روح چلی آئی۔ وہ آدھا نستہ اونچا بڑبڑائی، مگر ایزل کے گھورنے پہ فوراً لب سی گئی۔ اب تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے شہزین۔ اب تمہارے اندر ایک نہیں بلکہ دو جانیں ہیں۔ شہزین حارث کے ساتھ ڈنر کی ٹیبل پہ موجود تھی اور زرین اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کر رہی تھی، جبکہ وہ بیزار موڈ کے ساتھ سن رہی تھی۔ پتا ہے، جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو میرے پاؤں خوشی سے زمین پہ ہی نہیں لگ رہے تھے۔ تاجدار بھی بڑے خوش تھے، اور جب حارث ہوا تو ہماری خوشی کا جیسے ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کے ساتھ ساتھ میں نے خود بھی اپنا بہت خیال رکھا تھا انوشے کی دفعہ بھی تھا، مگر اس کی میری طبیعت بہت بگڑتی رہی۔ بڑی تکلیف کاٹی میں نے انوشے کی دفعہ، پر پھر بھی بس دل سے یہی دعا نکلتی کہ بھلے مجھے کچھ ہو جائے مگر میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ اب بہو امید سے تھی تو سرین بھی اپنا وہ وقت بیان کرنے لگی جب وہ بھی امید سے تھی۔ ہر عورت ایک سی تھوڑی نہ ہوتی ہے امی جان، حارث ہولے سے بڑبڑایا، کیونکہ اونچا بول کر کوئی تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ واقعی ہر عورت ایک سی تھوڑی ہوتی ہے، کچھ حسین جیسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی جان تو دور کی بات، محض اپنی فکر کی فکر اور ذمہ داریوں سے بھاگنے کی خاطر بچے کو مصیبت اور بوجھ سمجھ کر دھتکار دیتی ہیں۔ بیٹا ہوا، پھر بیٹی، اور جوڑی بن کر فیملی مکمل ہوگی۔ آج تمہارے ابا جان زندہ ہوتے تو یہ خبر سن کر بہت خوش ہوتے، نہ بیٹی کی خوشی دیکھی نہ تمہاری۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ کتنا کہتی رہی کہ شادی کر لو، مگر تم پہ کریئر بنانے کا جنون سوار تھا۔ اس وقت کی ہوتی تو تمہارے ابا جان کم از کم تمہاری اولاد دیکھ کر چلے جاتے اس دنیا سے۔ آج تاجدار کا ذکر نکل آیا تو زرین کا لہجہ اور آنکھیں بھر آئیں۔ امی جان، میرے لیے تب شادی ایک قبل از وقت فیصلہ تھا، مجھے پڑھنا تھا، سیٹ ہونا تھا، ایسے کیسے راضی ہو جاتا؟ اور پھر ابا جان بھی تو یہی چاہتے تھے۔
हाँ, मगर आज वो होते तो बहुत खुश होते। ज़रीन चूँकि अब हारिस से मुख़ातिब थीं, तभी वो जवाब को हुआ, जबकि शहज़ीन इस गुफ्तगू से उकताकर उठ जाना चाहती थी। रब की ज़ात ने उनके नसीब में ये खुशियाँ देखना लिखा ही नहीं था। खैर, शहज़ीन बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? उन्होंने इस मौज़ू को बंद किया और तभी नज़र रबस्ता बैठी शहज़ीन पे पड़ी। आंटी, इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी मैं। रात में वैसे भी रोटी खाने की आदत नहीं है मुझे। शहज़ीन आधी रोटी छोड़े बैठी थी। तो बेटा तुम कुछ और खा लो, चावल ले लो या मीठा खा लो, मगर ऐसे आधा अधूरा खाना खा के मत उठना। ठीक से खाओ और फिर जाकर आराम करना। ज़रीन प्यार से बोली, जबकि ये प्यार शहज़ीन को एक आंख ना पाया, क्योंकि उसे अब मज़ीद कुछ भी नहीं खाना था। मगर आंटी, अगर मगर क्या शहज़ीन, अम्मी जान ठीक कह रही हैं। महज़ आधी रोटी खाकर ही तुमने हाथ उठा लिए। रोटी नहीं खानी तो कुछ और खा लो। वो फिर से नहीं नहीं करने को थी, जब उसे टोक कर हारिस बोल उठा। हारिस के लहजे में ज़रीन की जैसा प्यार नहीं, बल्कि रौब था। तभी वो दांत किचकिचाती अपने लिए थोड़े से चावल डालने लगी। एज़ल, तुम यहाँ सस्ताने के लिए नहीं बैठाया। तुम्हें यहाँ सस्ताने के लिए नहीं बैठाया। नज़रें रजिस्टर पे रखो और उसका सॉल्यूशन निकालो। टेरेस की तमाम लाइट्स जल रही थी, जिसके सबब यूं महसूस हो रहा था जैसे वो दिन की रोशनी में पढ़ रहे हूँ। वही तो कर रही हूँ। वो आंखें मटका कर औंधी पड़ी बुक को देखती बोली, जहाँ सॉल्यूशन मौजूद था। खुद वो हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। उस वक़्त आगा फ़ारिस एज़ल के ट्यूटर बने बैठे थे। कल 2 घंटे बैठकर उन्होंने सारी डिस्कशन की थी कि किस बुक को कितने वक़्त में कवर करना है। लारेब ने फ़िलहाल पेपर नोट्स तो नहीं भिजवाए थे। हाँ, तस्वीर ज़रूर भेज दी थी। कल का सारा स्टडी टाइम तो शेड्यूल बनाने में गुज़र गया, मगर आज वो बैठे उसे अकाउंट्स पढ़ा रहे थे। खबरदार जो बुक की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो, उसकी नज़रों का इत्तेकास औंधी पड़ी बुक की तरफ देखकर वो उसे खबरदार करते बोले। प्लीज आगा, जरा सा तो झांकने दे। उसने बेचारों जैसी शक्ल बनाते हुए कहा कि शायद तरस ही आ जाए। इतने अरसे बाद वो पढ़ाई की तरफ लौटी थी, इसलिए जल्द कुछ असबर नहीं हो पाता था। और ये तो वैसे भी अकाउंट्स के सवाल थे। बुक पे उसका हल मौजूद था, तभी नजरें भटक भटक कर बुक की तरफ जा रही थी। मुझसे थप्पड़ खाओगी तुम। मेरे सामने बैठ के तुम बुक में ताका झाकी करने का सोच रही हो, तो मेरे पीछे से पक्का चीटिंग किया करोगी। वो उसे अच्छा खासा झड़पते बोले, जबकि एसल हैरत और गुस्से से दांत पीसती रह गई। कहीं से नहीं लग रहा था कि कुछ वक्त कबल ये शख्स उस पर अपनी शिद्दतें लुटाकर फुर्सत से बैठा है, बल्कि तब से लेकर ड्रेसअप होने को ड्रेसअप होने, खुद को संवारने और डिनर करने तक वो उनका जज्बात लुटाता रूप देख रही थी। मगर जैसे ही पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, आगा फारिस का न जाने कौन सा बटन दब गया था कि वो अपने साबका शौकी भरे मूड को भुलाए एक सख्त गी टीचर बन चुके थे। वो आंखें निकाले उसे देख रहे थे, मगर जैसे ही लम्हे भर को उनकी नजरें हटी तो एजल ने उन्हें चकमा देने की कोशिश करते हुए अपने तय खुफिया तरीके से बुक की जानिब हाथ बढ़ाना चाहा, मगर वो उसके हाथ की हरकत को नोट कर चुके थे। तुम पास नहीं आओगे। आगा फारिस ने कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए हाथ में पकड़ा पेन उसकी किताब की जानिब बढ़ती उंगलियों पे मारा। आउच! वो हाथ हिलाती वापस खींच ली। जल्लाद कहेंगे। कैसी अकाबी नजरें हैं इनकी। वो गुस्से और बेबसी से बड़बड़ाई। मेरी ये अकाबी नजरें तुम्हारे अंदर तक उतरने की सलाहियत रखती हैं, इसलिए इनसे बच कर रहो। वो उसकी बड़बड़ाहट सुन चुके थे, तभी वार्निंग देते बोले, कोई अपने स्टूडेंट से ऐसी बातें भी कहता है? शर्म आनी चाहिए आपको। वो अपने हाथ में पड़े पेन और उनकी सख्त निगरानी का बदला लेती बोली, मिस स्टूडेंट, मेरी शर्म और बेशर्मी को आप पॉइंट आउट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं अच्छा खासा बेशर्म किस्म का इंसान हूँ। खुद पॉइंट आउट करने पे आ गया तो दोबारा इस टेबल पे नजर नहीं आएंगी आप। वह गहराई में उतरती निगाहें लिए दिलचस्पी से हेजल को देखते बोले, जिस पे उसने आफियत इसी में जानी कि वो चुप ही कर जाए, क्योंकि बातों का रुख किसी और तरफ गया तो कोई बात ना था कि फिर ये सख्त गे टीचर उसके दीवाने शौहर में तब्दील हो जाता, जिसकी दीवानगी सहना हेजल के लिए आसान हरगिज नहीं था। हाँ, ये सवाल हल करना उससे कदरे आसान था। वो सख्त गे टीचर ही भले थे। इधर लाओ, मैं समझ नहीं आ रहा क्या? उसका मुसलसल पेन हाथ में पकड़े बस रजिस्टर की तरफ तकता पाकर वो बोले, उसकी मजलूम शक्ल पे उन्हें गोया तरस आया था। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तो मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद भी तुम्हारी शक्ल पे यही नालायकी टपकती रही तो टेरेस से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। उन्होंने खतरनाक हद तक संजीदा तासुरात लिए एजल को धमकी लगाई। और अगर गिरने से टांगे टूट गईं और आपकी बीवी नकारा हो गई तो? मैं उन्हें रहम दिलाने को बोली, मगर मरने की बात नहीं की थी कि डांट ही ना पड़ जाए। तो मैं चौथी शादी कर लूंगा, सिंपल। वो शाने उचकाते बेनियाजी से रजिस्टर पे चंद अमाउंट दर्ज करते बोले, जबकि उस जवाब पे एजल का मुंह हैरत से खुल गया। आप आप अपनी बीवी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के दूसरी शादी कर लेंगे? वो सदमे भरी हैरत से बोली। चौथी। उन्होंने तस्वीर की। चौथी, पांचवी, वटेवर, मुझे मेरी बात का जवाब दें। वो सख्ती से बोली। हाँ, क्योंकि वो मुझे खुद कहेगी कि आगा, मैं अपना कारा हो चुकी हूँ, आपके किसी काम की नहीं। आप प्लीज चौथी शादी कर लें, और उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मुझे चौथी बीवी लानी ही पड़ेगी ना।
वो एजल की उड़ी हुई रंगत को एंजॉय करते अपनी मुस्कुराहट दबाकर बाजार संजीदगी से बोले, आप अब दूसरी बीवी ले आएंगे? उसका सदमा खत्म ही नहीं हो पा रहा था। चौथी, उन्होंने फिर से तस्हीह की। लाने में हर्ज ही क्या है? मेरा दिल खुश करने के साथ साथ मेरी पहली बीवी की खिदमतें ही करेगी ना। दोनों का फायदा। वो छिछोरपन से एक आंख दबाकर बोले तो एजल गुस्से से सुर्ख पड़ती उनके हाथों से रजिस्टर पकड़कर जोर से मेज पे माथे उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। आपकी चौथी बीवी का बंदोबस्त करने। वो जलकर बोली। पहले तो आगा फारिस को समझ नहीं, मगर जब देखा कि वो टेरेस की तरफ जा रही है तो चिल्लाकर बोले, कूदने से पहले ये सोच लेना कि चाहे तुम्हारी टांगे टूटे या बाजू या फिर जिस्म की 306 हड्डियां, मगर तुम अपने शौहर के लिए नकारा फिर भी नहीं हो सकती। ये कोई मोहब्बत भरा जुमला ना था, बल्कि ये वो जोमानी जुमला था जिससे दूर खड़ी एजल के कान शर्म से दहक उठे। या अल्लाह, इतना बेशरम शौहर तो नहीं मांगा था आपसे। थोड़ी सी शर्म ही डाल देती इनके अंदर। वो मसनूई शिकवा करती बोली, आप वहां खड़ी क्या कर रही हो? वो अपने उसी रोप वाले अंदाज में बोली। उसे तंग करने में उन्हें बहुत मजा आ रहा था। हर वक्त प्यार करते थे, अब जरा तंग करना भी तो बनता था। सारे गिन रही हूँ। वो तब कर बोली, नहीं, मुझे लगता है दिन दिन गुम रही हो कि दिन गिन रही हो कि कब मेरी चौथी बीवी है, या फिर मेरे कत्ल के मंसूबे बना रही हो। वो उसे मजीद तपा गए। हम्म, आप जैसे खड़ूस टीचर का पत्ता साफ करने का कौन सोचेगा? वैसे सोच ही लेना चाहिए। ना रहेगा शौहर, ना आएगी चौथी बीवी। हाय, मगर ऐसे तो मैं बेवा हो जाऊंगी। वो रोनी सूरत बनाती बड़बड़ाई। मेरी शान में जो भी कसीदे पढ़ने हैं वो यहाँ आकर पढ़ लो, मगर अब मजीद टाइम वेस्ट मत करो। फौरन से कबल वापस आओ। उन्होंने हुक्म जारी किया तो वो पैर पटकती वापस आ बैठी। बदतमीजों की बदतमीजों की तरह रजिस्टर सीधा किया और पेन तलाशने लगी, जिसे वो रजिस्टर के साथ ही पटक के गई थी। पकड़ो इसे। तभी आगा फारिस ने मेज के नीचे गिरा पेन उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने कच हल्की से झपटा और मुंह बिगाड़ने लगी। इनसे पढ़ने से बेहतर है मैं पढ़ूं ही ना और चुप करके फेल हो जाऊं। वो पेन झपटती बड़बड़ाई। जब रिजल्ट शीट पे बड़ा सा अंडा नजर आए इन्हें नजर आएगा ना, तब मजा आएगा। बड़े आए लाइक फाइक परफेक्ट टीचर बनने। उनकी मेहनत जब ठेंगा लाएगी तब देखूंगी उनका मुंह अकड़ के गुब्बारे से ऐसी हवा निकालूंगी कि आउच। वो बड़बड़ किए जा रही थी जब बेसाख्ता लबों से कराह निकली। उसने साथ ही अपने लबों पे हाथ रख के उन्हें मसला, क्योंकि अब की बार पेन उसके हाथ के बजाय लबों पे पड़ा था। आप इंसान ही है ना? वो इस जुल्म पे चिल्लाई। अब तुम्हारी बिनबिनाहट की आवाज ना आए। वो इसकी बात का जवाब दिए बिना देने के बजाय बोले, क्या मतलब है कि बिनबिनाहट? मैं कोई मक्खी हूँ क्या? उसने आंखें फैलाई। हो या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं मसल मसल कर रख दूंगा, तुम्हें ये याद रखना। वो उसकी आंखों में सख्त किस्म का तासुर छोड़ते बोले तो वो हक्का बक्का मुंह खोले उन्हें देखने लगी। तुम मक्खी हो या नहीं, मगर इस वक्त तुम्हारे मुंह में मक्खी जरूर चले जाएगी। मुंह बंद करो अपना। उन्होंने झड़पा तो वो फौरन फौरन से कबल मुंह बंद करके, बहुत बुरे हैं आप। वो निरूठेपन से बोली। कुछ वक्त कबल कैसे वो इस पे मेहरबान थे, रोमांस पे रोमांस चढ़े जा रहे थे, और अब डांट पे डांट। अगर इस सवाल के सोल्यूशन ना निकाला तो बुरेपन का अमली नमूना आज रात ठीक 12 बजे दिखाऊंगा। नहीं देखना चाहती तो आंखें कान और दिमाग खोल कर इसे आखिरी दफा समझ लो। इट्स लास्ट टाइम। ओके। उन्होंने रजिस्टर उसके हाथ से लिया। जाएं, मैं बात नहीं कर रही आपसे। वो रूठ कर रुख फेर गई, जबकि ये रूठी बीवी उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। मगर इस वक्त वो पिघलना नहीं चाहते थे, क्योंकि फिर वो ना उसे पढ़ा पाते ना ही वो पढ़ पाती। ओ हेलो, मैं यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने नहीं बैठा। ये रूठी महबूबा बनना बंद करो। उन्होंने संगदिली की इंतहा की तो इजल जिद में आती मजीद रुख फेर की। बस बहुत हो गया बीवियों वाला मेलोड्रामा। वापस से शराफत के साथ स्टूडेंट बन जाओ, वरना दो लगाऊंगा कान के नीचे। वो उसका बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते बोले तो नाचारों से अपना गुस्सा थूकना पड़ा। वो समझाने लगे, जबकि वो दिल ही दिल में उन्हें ढेर सारी सलावातों से नवाजने लगे। खड़ूस घमंडी अकड़ू बेहिस बदतमीज टीचर। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, वो उन्हें किन किन नामों से नवाज रही है, ये सोचते हुए आगा फारिस ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। पागल लड़की। उन्होंने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर कहा। जारी है।